चैप्टर 14:11 to 14:20। रुकना। जोर से चिल्लाने के साथ ही एक बड़ा सा हाथ आसमान से नीचे दब गया। यह वांग ची ही था जिसने अपनी चाल चली थी। उसने वांग झेनफेई को येशिवेन के सामने कदम दर कदम पीछे हटते देखा और अंत में हमला किए बिना नहीं रह सका। एक भयानक आभा ने वांग झेनफेई को तुरंत घेर लिया, उसे बचने का कोई मौका नहीं दिया। वांग ची की खेती वांग झेनफेई की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। उन्होंने फैंग वुलियांग और कोल्ड वेल कबीले के बुजुर्गों ने ये कियोंग को घेर लिया। ये कियोंग की साधना से भी वह अभी भी काफी शर्मिंदा था, लेकिन फिर भी वह डटा रहा। अभी ये कबीले के सभी योद्धा डटे हुए थे। दूसरों की नजरों में वे मौत से पहले लड़ने वाले कोने वाले जानवरों की तरह थे, लेकिन ये क्लान के लोग ही जानते थे कि वे किसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए भले ही यह बेहद गंभीर था, फिर भी उन्हें रुकना पड़ा। यदि वे इस लहर को रोक सकते हैं तो वे मेज को पलट सकते हैं और ये सभी लोग मर जाएंगे। बूम! ये जिवेन के हाथ में अष्टकोणीय कड़ाही हवा के खिलाफ फैल गई। ये जिवेन को अंदर से बचा रही थी। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ काउंटर शॉक की भयानक शक्ति, भले ही ये जिवेन अष्टकोणीय कड़ाही के अंदर थी, अभी भी हिल रही थी और उसके मुंह के कोने से एक और खून बह रहा था। अष्टकोणीय कड़ाही के बिना यह हथेली ही उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। अत्याचारी शरीर सर्वशक्तिमान नहीं था। ऐसी स्थिति में जहां लोगों के बीच बड़ा फासला था, अत्याचारी का शरीर भी गंभीर रूप से घायल हो सकता था। ये जिवेन का आंदोलन एक पल के लिए रुक गया और वांग झेनफेई भी आपदा से बच गए। वह थोड़ा भाग्यशाली महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये जिवेन के हाथों वह लगभग मर ही गया था। उसने येशिवेन को डर से भरी आंखों से देखा। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक आधा कदम दिव्य क्षेत्र का बच्चा इतना भयानक हो सकता है, लेकिन येशिवेन का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने सीधे एक तलवार की रोशनी फेंक दी और वांग झेनफेई, जो अभी भी आपदा से बचने के लिए भाग्यशाली महसूस कर रहा था, उसका सिर मौके पर ही फट गया और उसकी आत्मा नष्ट हो गई। थोड़ा कमीने, भाड़ में जाओ। इस समय वांग ची पूरी तरह से गुस्से में था। उसकी आंखों के नीचे वांग झेनफेई की ये जिवेन के हाथों दुखद मृत्यु हो गई। यह उनके मुंह पर बस एक तमाचा था। बूम! भयानक हमला तुरंत गिर गया, लेकिन इस बार ये जिवेन मूर्खतापूर्वक इसका विरोध नहीं करेगी। अभी उसके पास वांग झेनफेई को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब वह विरोध कैसे जारी रख सकता था। हुश! उसकी आकृति सीधे सुनहरी रोशनी के एक गोले में बदल गई और मौके पर ही गायब हो गई, और वह स्थान अभी अभी टुकड़ों में बिखरा हुआ था। कई योद्धा जो समय के साथ आकाशीय क्षेत्र से आधा कदम दूर थे, मौके पर ही राख में विस्फोट हो गए। हालांकि वांग ची का आक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ था। वो ये जिवेन का बारीकी से पीछा कर रहा था और लगातार उस पर बमबारी कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। ये जिवेन वास्तव में 3 बलों के विशेषज्ञों के समूह में भाग गए थे, इसलिए जब वांग ची ने अपनी हथेली को नीचे गिराया तो कई विशेषज्ञ मौके पर ही मारे गए, जिससे हर जगह अराजकता फैल गई। धिक्कार है थोड़ा कमीने! वांग ची गुस्से में था। वो ये कियोंग के बारे में अब कम परवाह नहीं कर सकता था। जो भी हो, फैंग वुलियांग और फ्रॉस्ट वेल कबीले के बुजुर्ग ये कियोंग से निपटने के लिए यहाँ थे। अगर ये कियोंग यहाँ नहीं भी होता तो भी इससे पूरी स्थिति को नुकसान नहीं पहुँचता। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने लगभग एक पल में शून्य को चीर दिया और येशिवेन के सामने दौड़ पड़ा। वह बहुत तेज था। एक औसत व्यक्ति समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ तक येशिवेन भी एक पल में लगभग उसकी चपेट में आ गई थी। वांग ची का बड़ा हाथ सीधे शून्य में घुस गया और ये जिवेन के सिर को पकड़ लिया, उसे मौके पर ही कुचलने का इरादा किया। डांग! ये जिवेन के शरीर में 8 खजाना स्वर्ग और पृथ्वी की कड़ाही ने स्वचालित रूप से उसके शरीर की रक्षा की, इस अत्यंत तेज पंजे के हमले को रोक दिया। ये जिवेन को मौके पर ही विस्फोट से उड़ा दिया गया। ये जिवेन की आकृति सीधे बर्फ की परत से टकरा गई और बर्फ की परत पर एक बड़ा निशान बन गया। पलक झपकते ही ये जिवेन बर्फ की परत में डूब गई। समुद्र में विशाल शातिर जानवर लगातार ठंडी हवा उगल रहा था, जिससे बर्फ की परत मजबूत हो गई। ये जिवेन एक पल में लगभग जम गई थी, और इसी समय आकाश से एक ठंडी चीख सुनाई दी, वांग ची, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का आंकड़ा सीधे शून्य को पार कर गया और एक शक्तिशाली विचार के साथ वांग ची को मजबूती से बंद कर दिया। ये जिन, यह आप कैसे हो सकते हैं? वांग ची मौके पर लगभग भौचक्का रह गया, क्योंकि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय रेन पैलेस, ये जिन के वर्तमान डिप्टी पैलेस मास्टर्स में से एक था। उसने देखा कि ये जिन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसका चेहरा बिना दाढ़ी के पीला पड़ गया था। वह कुछ नाजुक लग रहा था, लेकिन इस समय उसके शरीर पर कपड़े फड़फड़ा रहे थे, गति से उड़ गए। हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जिन ने उपहास किया और कहा, जब आप हमारे खिलाफ साजिश रचने में इतने खुश थे तो शायद आपने यह उम्मीद नहीं की थी कि हमें इस खबर के बारे में पहले से पता था। आज बिना कब्रगाह के मरने की बारी है।
और अब ये परिवार के आकाओं का मनोबल बहुत बढ़ गया था, साथ ही स्वर्गीय रेन पैलेस और अन्य बलों के शेष स्वामी भी। इस समय 30 से कम लोग ही बचे थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि आज मौत की लड़ाई होगी और अंत में गिर जाएगी, लेकिन उन्होंने सड़क के पलटने की उम्मीद नहीं की थी। इस समय वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन खुशी के आंसू रो रहे थे। यदि यह वांग परिवार के लोगों के लिए नहीं था जो उन्हें मारना चाहते थे और उन्हें चुप कराना चाहते थे, तो हो सकता है कि वे पहले ही ये परिवार को धोखा दे चुके हों और वांग परिवार में शामिल हो गए हों। जो भी हो, यह सब स्वर्गीय वर्षा महल के लिए था, तो क्या अंतर था? वांग परिवार और ये परिवार स्वर्गीय रेन पैलेस के नेतृत्व के लिए लड़ रहे थे, तो इसका उनसे क्या लेना देना था? यह सोचकर कई लोगों का मदद करने का इरादा ही नहीं था। अगर यह वांग परिवार के लिए नहीं था जो उन्हें खत्म करना चाहता था, तो क्या हुआ अगर वे बस खड़े होकर देखते रहे? वे अभी तक सिर्फ लड़े थे, मूल रूप से एक और व्यक्ति को मारने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब अचानक बचने की संभावना थी। वे उत्साहित कैसे नहीं हो सकते थे? मारना। ये जिन द्वारा लाए गए स्वामी पहाड़ से नीचे आने वाले क्रूर बाघों की तरह थे, जो तीनों सेनाओं के स्वामियों को तुरंत मार डालते थे। बूम बूम बूम, भयानक विस्फोट लगातार बह गए, और ये जिन भी वांगली, फैंग वुलियांग और कोल्ड वेल कबीले के बड़े के खिलाफ आक्रामक में शामिल हो गए। ये जिन की भयानक ताकत जाहिर तौर पर दूसरों की तुलना में बहुत अधिक थी। लगभग अकेले ही वांगली और अन्य लोगों को इस हद तक दबा दिया कि उनके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये परिवार इस मामले को लेकर बहुत आश्वस्त था। बस ये जिन अकेला ही स्थिति को बदलने के लिए काफी था। असली आकाओं के सामने नंबरों का तथाकथित फायदा महज एक मजाक था। ये जिन, आज यह आपके ये परिवार और वांग परिवार के बीच का मामला है। हम चले जाएंगे और हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह कैसा रहेगा? फैंग वुलियांग ने घबराहट में कहा, पलक झपकते ही वांग परिवार को धोखा दे दिया। छोड़ना चाहते हैं? आज आप में से कोई भी नहीं जा सकता है। मैं बस आप सभी को रहने दूंगा, दोनों पक्षों की ताकत को कमजोर कर दूंगा। देखते हैं कि आप अभी भी मेरे स्वर्गीय रेन पैलेस के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता कैसे रखते हैं। ये जिन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह पहले से ही समय था, जाल खींचो, वह उन्हें कैसे भागने दे सकती है? एक चुपके से हमले के साथ ये जिन ठीक फैंग वुलियांग के सामने आ गया। एक ही मुक्के के बल से पूरा शून्य बिखर गया। बूम, फैंग वुलियांग को मौके पर ही चोट लग गई, सीधे विस्फोट हो गया। उसकी पूरी छाती को ये जिन की मुट्ठी से कुचल दिया गया था। ये जिन के लगातार हमले से बचने के लिए वह बार बार पीछे हट गया, लेकिन ये जिन ने लगभग जमीन पर कदम रखा ही था और भयानक झटका सीधे उसकी छाती में लगा। बूम, फैंग वुलियांग को मौके पर ही बर्फ की परत में उड़ा दिया गया था। उनका पूरा शरीर पहले से ही एक खूनी गंदगी था और उनका शरीर पहले ही मौके पर फट चुका था। एक दिव्य क्षेत्र के मास्टर की मृत्यु ठीक उसी तरह हुई। यह कल्पना की जा सकती है कि ये जिन की साधना पहले से ही एक अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। अंकल, ये जिन की खेती शायद चरम पर पहुंचने वाली है। हेवनली रेन पैलेस जैसी जगह में इस स्तर तक खेती करने में सक्षम होने के लिए अंकल, ये जिन वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा हैं जो एक समय के लिए प्रसिद्ध थे। ये क्यूओंग भी अपनी आंखों में एक अजीब सी रोशनी लिए बिना नहीं रह सका। फैंग वुलियांग इसे ब्लॉक करने में भी सक्षम नहीं थे। इसने फ्रॉस्टवेल कबीले एल्डर और वांग ली को पूरी तरह से डरा दिया। ये जिन, मैंने आपसे सामान्य रूप से इतने विनम्र होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी साधना पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी होगी। कोल्ड वेल कबीले के बुजुर्ग ने ये जिन को देखा और कहा। वांग ली से अलग, यह कोल्ड वेल कबीले का मास्टर पहले भी कई बार ये जिन से निपट चुका था और दोनों पक्षों ने कई बार लड़ाई की थी, लेकिन उसने ये जिन से इतनी गहराई से छिपने की उम्मीद नहीं की थी। एक डिप्टी पैलेस लॉर्ड के रूप में उनका प्रदर्शन बिल्कुल भी उत्कृष्ट नहीं था और उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह हमला करेंगे तो यह एक वज्रपात होगा। ये जिन ने ज्यादा नहीं समझाया। अधिकांश समय वह ये कबीले का प्रतिनिधि भी था और हेवनली रेन पैलेस ने उस पर इतना भरोसा नहीं किया, इसलिए उसने बहुत दबंग व्यवहार नहीं किया। केवल यह हमला ही खेती के अतुलनीय रूप से भयानक स्तर को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कोल्ड वेल कबीले के बुजुर्ग और वांग ली को बिना किसी लड़ाई के पकड़ लिया जाएगा। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ये जिन का सामना करते हुए उनमें से दो सेना में शामिल हो गए और एक तीव्र टक्कर, एक हताश लड़ाई शुरू कर दी। शीर्ष पायदान दिव्य क्षेत्र के स्वामी के बीच टकराव अजेय था। यहां तक ये क्योंग ने भी इस बार लड़ाई में भाग नहीं लिया, यह विश्वास करते हुए कि ये जिन उन दोनों की देखभाल करने में सक्षम होगा। इसके बजाय वह दूसरों की सफाई में शामिल हो गया। कोल्ड वेल कबीले के बड़े और वांग ली के संयम के बिना ये क्योंग एक क्रूर बाघ की तरह था जो पहाड़ से नीचे आ रहा था, एक बड़े क्षेत्र में घूम रहा था और कोई भी ये क्योंग के हमले को नहीं रोक सकता था। हालांकि इस समय वांग ली और कोल्ड वेल कबीले के बुजुर्ग दोनों ही शक्तिहीन थे, तो वे ये क्योंग को कैसे रोक सकते थे? बूम, बर्फ की पूरी परत पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गई थी और ये क्योंग ने सीधे नीचे की कोल्ड वेल पर हमला कर दिया। एक अतुलनीय भयानक ब्लेड क्यूई सीधे कोल्ड वेल के शरीर में घुस गया।
उस कोल्ड वेल ने एक शोकाकुल चीख निकाली और उसका पूरा शरीर एक खूनी गंदगी थी, खून बह रहा था। यह कोल्ड वेल ये क्यूओंग की विरोधी बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि इसने दिव्य क्षेत्र में भी प्रवेश किया था, ये क्यूओंग जैसे भयानक मास्टर के सामने यह पर्याप्त नहीं था। क्षण भर में वह समुद्र की तलहटी में दबी मरी हुई मछली बन गई। बूम! अचानक बर्फ की परत से एक भयानक गति आकाश में उड़ गई और एक सुनहरी आभा आकाश में उड़ गई। ये कोई और नहीं बल्कि ये ज़िवेन थी जो भाग निकली थी। ये ज़िवेन के आज़ाद होने के बाद वह भी लड़ाई में शामिल हो गया। यदि यह उस ठंडी वेल के लिए नहीं होता तो वह पहले ही मुक्त हो जाता। बर्फ की एक परत उसे नहीं फंसा सकती थी, लेकिन समस्या यह थी कि यह ठंडी वेल उसके सिर में दर्द कर रही थी। यह ठंडी वेल कम से कम दिव्य क्षेत्र के दूसरे या तीसरे स्तर पर थी। ये शिवेन के लिए थोड़े समय में छूटना मुश्किल था। अगर ये क्यूओंग नहीं होता तो उसे मुक्त होने में थोड़ा समय लगता। नहीं, यह कैसे हो सकता है? वांगची की भयानक आवाज आसमान से आई थी, लेकिन वह ये जिन द्वारा पकड़ा गया था और सीधे विस्फोट हो गया था। उसके पास अब वह उत्साह नहीं था जो उसने ये कबीले को घेरने के दौरान महसूस किया था। यह मौत से पहले सिर्फ एक संघर्ष था। वांगची की मदद के बिना कोल्ड वेल कबीले का बुजुर्ग लंबे समय तक विरोध नहीं कर सका और उसे ये जिन ने मौके पर ही मुक्का मार दिया। इन तीनों नेताओं के बिना तीनों सेनाओं के शेष स्वामी जरा भी नहीं बच सकते थे। क्रोधित ये क्लान और हेवनली रेन पैलेस के लोगों द्वारा उनका तब तक पीछा किया गया जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। यह लड़ाई धरती को चकनाचूर कर देने वाली थी। यहाँ तक कि लगभग 100 स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामी भी शामिल थे और अंत में उनमें से आधे से अधिक की मृत्यु हो गई। निश्चय ही यह देवताओं की संध्या के समान युद्ध था। उड़ाए गए तीनों बलों के कई स्वामी खून की बारिश से भरे आकाश में बदल गए और समुद्र में बिखर गए। भोजन के शिकार के लिए समुद्र में कई भयंकर जानवरों को आकर्षित किया। हालांकि यहाँ की लड़ाई धरती को हिला देने वाली थी, चाहे वह हेवनली रेन पैलेस हो, कोल्ड वेल कबीला या माउंटेन सी पवेलियन, उनमें से किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने मौन रूप से कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन फाइनल रिजल्ट ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने सोचा था कि इस लड़ाई में ये कबीले का मौके पर ही सफाया हो जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंत में यह वांग कबीले का सफाया हो गया था। विशेष रूप से स्वर्गीय रेन पैलेस और अन्य ताकतों के जीवित स्वामी के मुंह में वांग कबीले एक विश्वासघाती अस्तित्व बन गया था। अगर यह उनके लिए नहीं होता तो वे इतना कुछ कैसे खो सकते थे? विशेष रूप से इस स्थिति में हेवनली रेन पैलेस को अशांत मूड में कहा जा सकता है। उन्होंने सोचा कि वांग कबीले उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंत में वे ऐसा घृणित काम करेंगे। हालांकि वे जानते थे कि वांग कबीला ये कबीले को निशाना बना रहा था, लेकिन ये कबीले को निशाना बनाने के लिए वे वास्तव में कोल्ड वेल कबीले और माउंटेन सी पवेलियन मास्टर्स के साथ सेना में शामिल हो गए। विशेष रूप से जिनके परिवार के सदस्य इस लड़ाई में मारे गए थे, वे और भी अधिक क्रोधित थे और हेवनली रेन पैलेस से वांग कबीले के स्वामी को निष्कासित करने के लिए कहा। इस तरह की अशांत सार्वजनिक भावना और विजयी कबीले के दबाव के सामने यहाँ तक हेवनली रेन पैलेस के उच्च अधिकारी, जिन्होंने वांग कबीले का समर्थन किया था, को इस मामले में परिचित होना पड़ा। जैसे ही ये जिन स्वर्गीय वर्षा महल में लौटे, उन्होंने वांग परिवार के शुद्धिकरण की पहल की, जिसके बारे में बात करते हुए ये क्यूओंग और अन्य स्वर्गीय रेन पैलेस से नहीं थे, इसलिए यदि उन्होंने कोई कदम उठाया तो यह सही नहीं होगा। हालांकि ये जिन स्वर्गीय वर्षा महल का शिष्य था और वह वाइस पैलेस मास्टर के पद तक पहुंच गया था। वे केवल ये जिन को कार्रवाई करने दे सकते थे। वांग कबीले गुट के कई स्वामी जो उच्च अब से हटना नहीं चाहते थे, उन्हें विदेशी दुश्मनों से मिलीभगत के नाम पर ये जिन द्वारा सीधे मार दिया गया था। वांग कबीले गुट के शेष मास्टर्स के पास स्वर्गीय रेन पैलेस के उच्च अधिकारी से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे स्वर्गीय वर्षा महल के पैलेस मास्टर के प्रति केवल एक मौन रवैया बनाए रख सकते थे। सबसे पहले, जनता की भावना अशांत थी। वांग कबीले के प्रति सभी का रवैया बहुत बुरा था और उन्हें खुश करने की जरूरत थी। दूसरे, ये कबीले को भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। हालांकि उन्होंने इस बार एक बड़ी जीत हासिल की थी और यहाँ तक इस मौके का इस्तेमाल वांग कबीले को बरगलाने के लिए किया था, लेकिन वास्तव में उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। इसके अलावा विभिन्न संकेतों से पता चलता है कि हेवनली रेन पैलेस के कई उच्च अधिकारी इस मामले में शामिल थे। ये कबीले के गुस्से को भी शांत करने की जरूरत थी, इसलिए वे केवल ये जिन को कार्रवाई करने दे सकते थे। हालांकि वे यह भी जानते थे कि ये परिवार अधिक से अधिक वांग परिवार के गुट को साफ कर देगा। वे वास्तव में हेवनली रेन पैलेस को अपने में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यह मानव जाति और समुद्री प्रजाति के बीच हुए समझौते का उल्लंघन होगा। हालांकि ये परिवार मजबूत था, फिर भी वे इतने बड़े लेबल को सहन नहीं कर सके। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वे यह जानते थे कि उन्होंने ये कबीले को कार्रवाई करने की अनुमति दी थी। यह तब तक नहीं था जब तक कि वांग कबीले के सभी गुटों को साफ नहीं कर दिया गया था कि ये जिन बंद हो गया। इस बिंदु पर वांग कबीले की कई वर्षों की कड़ी मेहनत सफलता से कम हो गई। भले ही वे गुस्से में उड़ गए, यह बेकार था। उन्होंने ये कबीले के खिलाफ भी साजिश रची।
दुर्भाग्य से अंत में वे सफल नहीं हुए। इसके बजाय ये क्लान ने इस मामले का इस्तेमाल टेबल को बदलने के लिए किया। हारने वाला कितना भी गुस्से में क्यों न हो, वह सिर्फ एक हारे हुए कुत्ते की भौंक थी। विजेता को दोष नहीं देना था। इस मामले का दीर्घकालिक प्रभाव दूर नहीं हुआ। मूल रूप से कोल्डवेल कबीले और माउंटेन सी पवेलियन के लोगों ने सोचा था कि ये कबीले और वान कबीले के बीच भयंकर लड़ाई होगी। उस समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता, हेवनली रेन पैलेस बहुत प्रभावित होगा। उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी और वे स्पिरिट क्रिस्टल वेन के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना जारी नहीं रख पाएंगे। कौन जानता था कि अंत में ये कबीले ने एक क्रूर कदम नहीं उठाया और केवल उन्हें मुख्य स्तर से साफ कर दिया। इसलिए हालांकि ये कबीले ने अंत में एक शानदार जीत हासिल की, लेकिन इसने हेवनली रेन पैलेस की समग्र ताकत को प्रभावित नहीं किया। इसके विपरीत दर्जनों स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामी के गिरने के कारण यह कहा जा सकता है कि स्वर्गीय वर्षा महल की कुछ शक्ति को चोट पहुंची थी। इन मास्टर्स ने अपने कबीले में सेलेस्टियल रियलम मास्टर्स के 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया था, या 1/4 से भी अधिक। न जाने कितने दसियों हजार वर्षों की साधना हुई, लेकिन वे सब एक ही बार में मारे गए। यह कहा जा सकता है कि यह हड्डी के लिए दर्दनाक था। और इस मामले में हेवनली रेन पैलेस की अपेक्षित वापसी नहीं हुई। इसके विपरीत ये कबीले के मजबूत समर्थन के कारण हेवनली रेन पैलेस की ताकत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। उन्होंने 2 प्रमुख ताकतों पर पूरी तरह से अत्याचार करना जारी रखा। इस वजह से लड़ाई कम नहीं हुई। इसके विपरीत इसने एक नए चरण में प्रवेश किया। चाहे वह हेवनली रेन पैलेस हो, माउंटेन सी पवेलियन हो या कोल्ड वेल कबीला हो, वे स्पिरिट क्रिस्टल वेन पाने के लिए दृढ़ थे और प्रतियोगिता में अधिक ताकत का निवेश किया। और ऐसी बड़ी ताकतों के बीच लड़ाई निश्चित रूप से लंबे समय तक चलेगी। पलक झपकते ही 1 साल का समय फिर से चमक गया। इस वर्ष में येज़िवेन ने आखिरकार अपनी ताकत को पूरी तरह से अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर पहुंचा दिया। वह टूटने से थोड़ा ही दूर था। उसके लिए वह लगभग किसी भी समय इस दहलीज को फिर से पार कर सकता था। उस समय 1 साल पहले की तुलना में उनकी लड़ाकू शक्ति निश्चित रूप से पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन होगा। अब अगर उसका फिर से वांग झेनफेई से सामना हुआ तो वह अकेले गति से उसे घायल भी कर सकता था। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति समान स्तर के भीतर लग रही थी, फिर भी एक बड़ा अंतर था। अंतहीन समुद्र पर एक छोटे से द्वीप पर एक छोटा सा शहर स्थित था और येज़िवेन इस छोटे से द्वीप पर बैठी थी। इस छोटे से द्वीप के नीचे एक स्पिरिट क्रिस्टल वेन था और येज़िवेन के पास आकाशीय क्षेत्र की युद्ध शक्ति थी, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से इस जगह पर बैठना पड़ा ताकि अन्य स्वामी परेशान न हों। येज़िवेन आधे साल से अधिक समय से यहाँ बैठे थे और दस्ते को भंग कर दिया गया था। जैसा कि कियूयाओ ने भी स्वर्ग के प्रतिशोध को पारित किया था और दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, इस दस्ते का मिशन समाप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में जहां 3 प्रमुख ताकतें पूरी तरह से बाहर हो गई थीं, इस तरह का व्यवहार बहुत छोटा था। तीनों प्रमुख बलों ने ताओ सेना के टकराव पर ध्यान केंद्रित किया, जो अंतिम परिणाम निर्धारित करने की वास्तविक कुंजी थी। इस आधे साल में येज़िवेन को कोल्ड वेल कबीले और माउंटेन सी पवेलियन के आकाओं द्वारा कई आश्चर्यजनक हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे सफल नहीं हुए। क्योंकि यह एक आश्चर्यजनक हमला था, उन्होंने बहुत शक्तिशाली स्वामी की व्यवस्था नहीं की। अंत में वे सभी येज़िवेन द्वारा मारे गए। उनमें से दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के स्वामी भी थे, लेकिन इससे पहले कि वे उसका सामना कर पाते, उन्हें सीधे येज़िवेन द्वारा मार दिया गया। पिछले आधे साल में इस छोटे से शहर की रखवाली करने और किसी के आक्रमण करने पर कार्रवाई करने के अलावा येज़िवेन ने अपना अधिकांश समय खेती में बिताया। येज़िवेन ने पिछले 6 महीनों में सील शब्द को एक गहरे स्तर तक परिष्कृत किया था और यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के अवशेषों को पूरी तरह से दबा दिया था। इस प्रक्रिया में येज़िवेन ने भी जीवन और मृत्यु के मार्ग को समझने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वह जीवन और मृत्यु के मार्ग को बिल्कुल भी नहीं समझ सका। इस तरह यह अंतरिक्ष की शक्ति से भी अधिक रहस्यमय और विचित्र था। येज़िवेन जानते थे कि जब दिव्य क्षेत्र के स्वामी शिखर तक साधना करते थे तो उन्हें जीवन और मृत्यु के आर पार देखना होता था, जिसे जीवन और मृत्यु के मार्ग को समझना था। केवल तभी वे वास्तव में रसातल दानव भगवान की तरह दुनिया को पार करना शुरू कर सकते थे। रसातल दानव भगवान की ताकत बेहद अत्याचारी थी। वह अनगिनत वर्षों से दबा हुआ था, लेकिन वह अभी भी जीवित था क्योंकि उसने जीवन और मृत्यु को देखा था और वह दानव भगवान की स्थिति से दूर नहीं था। लेकिन वर्तमान येज़िवेन के लिए ये बहुत दूर की बातें लग रही थीं, लेकिन जीवन और मृत्यु के इस तरीके को समझने मात्र से ही येज़िवेन की साधना में बहुत लाभ हुआ। सभी प्रकार की मार्शल आर्ट मूल रूप से लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए थी, जो कि मौत का तरीका था। उनकी फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक जीवन का मार्ग थी। जीवन और मृत्यु के मार्ग को समझने मात्र से उसकी साधना के लिए अथाह लाभ हुआ। यह आधा साल भी उनके लिए बहुत दुर्लभ अवसर था। वह अपने दिल को शांत कर सकता था और खेती कर सकता था। हालांकि उसके पास एल्डये का मार्गदर्शन नहीं था, फिर भी उसे उन चीज़ों को निपटाने का समय मिला जो एल्डये ने उसे समझाई थी।
इससे उनकी सांस और स्थिर हो गई। हालांकि आधे साल पहले की तुलना में वह आधा कदम दिव्य क्षेत्र मध्य चरण में नहीं टूटा था, उसकी युद्ध शक्ति में बहुत सुधार हुआ था। इस दिन अचानक 3 आकृतियां सीधे उस छोटे से शहर के ऊपर से उड़ी जहां उन्होंने अध्यक्षता की थी। वह अत्याचारी सांस सभी दिशाओं को झकझोर कर रख देने वाली बेईमानी से निकली थी। मूल रूप से ये ज़िवेन अन्य लोगों के मामलों में अपनी नाक नहीं घुसाना चाहते थे। इस अंतहीन समुद्र में अनगिनत गुरु थे और यह आश्चर्य की बात नहीं थी। यह भी कहा जाता था कि इस अंतहीन समुद्र की गहराई में भयानक जीव रहते थे जो प्राचीन काल से जीवित थे। हालांकि येक्षिवेन को अचानक एक परिचित आभा का आभास हुआ। हाँ, उसने लगभग तुरंत एक परिचित आभा महसूस की। वह सांस थी जो देवताओं की थी। इस तरह की सांस उनके लिए सबसे संवेदनशील थी। पहले उसके पास अपने शरीर की रक्षा करने के लिए देवत्व था और फिर वह एक ईश्वर का दूत बन गया, इसलिए वह इस मामले में बहुत संवेदनशील था। यह सोचकर वह तुरंत जमीन से उठा और बिना किसी झिझक के उड़ गया। उन्होंने 3 आंकड़ों का बारीकी से पीछा किया। तो ज़िवेन का फिगर बेहद तेज था। हवा और गड़गड़ाहट के पंखों का एक जोड़ा उसकी पीठ पर बेहोश हो गया। एक पल में उसकी आकृति पहले ही हजारों मील दूर उड़ चुकी थी और 3 आकृतियों का पीछा कर रही थी। हालांकि उसने जल्द ही सीधे समुद्र के तल में डूबने का फैसला किया ताकि उसके सामने 3 आंकड़े परेशान न हों। ये ज़िवेन ने जल्द ही 3 लोगों को समुद्र में पकड़ लिया। जब उसने इन 3 लोगों को देखा तो पाया कि स्थिति वैसी नहीं है जैसी उसने कल्पना की थी। ये 3 लोग एक ही समूह में नहीं थे। उनमें से 20 साल का एक युवक लगातार उनके सामने से भाग रहा था। उसकी आकृति पक्षी की भांति आकाश में उड़ रही थी और उसके पीछे समुद्री दौड़ के 2 विशेषज्ञ तेजी से पीछा कर रहे थे। उनमें से एक थोड़े पतले कद का बूढ़ा आदमी लग रहा था। उसका चेहरा दिव्य प्रकाश से मंद मंद झिलमिला रहा था। उसके बगल में समुद्र की दौड़ का एक लंबा और हट्टा-कट्टा अधेड़ उम्र का विशेषज्ञ था। उसका चेहरा लगभग तराजू से ढका हुआ था और वह जलपरी की तरह लग रहा था। वह भी तेजी से पीछा कर रहा था। आखिर यह युवक घायल हो गया, इसलिए वह तेज नहीं दौड़ सका। शीघ्र ही समुद्री दौड़ के 2 विशेषज्ञों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने पंखे के आकार का गठन किया और युवक को घेर लिया। फैंग क्यूई, बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी रूप से समर्पण कर दो। यदि आप हमारे परमेश्वर के प्रति समर्पण करते हैं तो आपके पास हमेशा के लिए जीने का अवसर होगा। जिन नकली भगवानों में आप विश्वास करते हैं वे भगवान के रूप में सूचीबद्ध होने के लायक नहीं हैं। समुद्री जाति के बूढ़े ने उपहास किया और कहा, वाह, बूढ़ी मछली दानव और चाओ होंगचांग, अगर मैं मर भी जाता हूं तो मैं झूठे देवताओं के दूतों के सामने कभी समर्पण नहीं करूंगा। मानव जाति के युवक ने कहा। लियान शान ने धीरे धीरे धार्मिकता की भावना महसूस की। दिव्य दूत, ये ज़िवेन ने लगभग तुरंत इस शब्द के बारे में सोचा क्योंकि वह इस शब्द से बहुत परिचित था। जब से उन्हें उस अज्ञात ईश्वर का दूत बनने के लिए मजबूर किया गया था तब से उन्होंने प्रासंगिक जानकारी की तलाश की थी। हालांकि ये मोह ने अनुबंध को मिटा दिया था, लेकिन फिर भी वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। स्वयं को जानो और अपने शत्रु को अजेय जानो। इसलिए उन्हें अब तथाकथित ईश्वरीय संदेशवाहक की गहरी समझ थी। देवताओं के अस्तित्व के युग में दिव्य दूत दुनिया में देवताओं के प्रतिनिधि थे। उन्होंने देवताओं की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए देवताओं का प्रतिनिधित्व किया। आमतौर पर बोलते हुए देवता सीधे नीचे नहीं उतरेंगे और उनके बीच की लड़ाई अक्सर उनके प्रतिनिधियों के बीच युद्ध होती थी। इसके अलावा परमेश्वर के दूतों का अक्सर देवताओं की व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था। यदि यह देवताओं के सबसे गौरवशाली काल के दौरान था तो उसके लिए इस तरह से भगवान के दूत के रूप में नियुक्त होना असंभव था। केवल ऐसे अराजक युग में जब सभी देवता एकांतवास में चले गए थे ऐसा हो सकता था। उन तीनों के बीच की बातचीत को सुनकर येक्षिवेन अपने दिल में ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका। देवता अनगिनत वर्षों के लिए गायब हो गए थे और तथाकथित पौराणिक युग भी कई साल पहले समाप्त हो गया था। पौराणिक युग में जो कुछ भी हुआ वह वर्तमान योद्धाओं के लिए एक दूर की कथा थी, लेकिन देवताओं के गायब होने के कारण के बारे में अधिकांश बल इसके बारे में अस्पष्ट थे। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि क्या यह इसलिए था क्योंकि वे इसका कारण नहीं जानते थे या इसलिए कि वे इसके बारे में बात नहीं कर सकते थे। लेकिन एक बात निश्चित थी और वह यह थी कि वर्तमान दुनिया में भगवान अब मौजूद नहीं थे। इसलिए यहाँ तक दिव्य संदेशवाहक, साथ ही साथ देवताओं के उत्पादों की एक श्रृंखला लंबे समय तक प्रकट नहीं हुई थी। ये ज़िवेन ने सोचा था कि एक दिव्य संदेशवाहक बनना केवल एक अलग घटना थी, लेकिन अब वह वास्तव में 3 दिव्य दूतों से मिला। इसके अलावा ऐसा लगता था कि उन्हें जल्दी में नियुक्त नहीं किया गया था। जाहिर है उन्हें लंबे समय से नियुक्त किया गया था। वे सब एक दूसरे को जानते थे और ये दिव्य संदेशवाहक अक्सर उनके पीछे देवताओं का प्रतिनिधित्व करते थे। इस समय ये ज़िवेन को याद आया कि देवता वापस आने वाले थे और दुनिया जल्द ही देवताओं के शासन में आ जाएगी और उसका दिल कसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि देवता क्यों गायब हो गए थे और यद्यपि पौराणिक युग समाप्त हो गया था,
लेकिन वह सहज रूप से महसूस कर सकता था कि देवताओं की वापसी अच्छी बात नहीं होगी, और उसने सहज रूप से ऐसी बात को अस्वीकार कर दिया। लेकिन इन 3 दिव्य दूतों के साथ क्या हो रहा था? तो ज़िवेन ने अपने दिल को शांत किया और चुपचाप सुनी। फैंग क्यूई, जब तक आप देवताओं की विरासत सौंपते हैं, हम आज आपको जीवित रहने देंगे, यह कैसा रहेगा? समुद्र जाति के बूढ़े आदमी, बूढ़ी शैतान मछली ने कहा, भगवान हमारे साथ रहें। भ्रम मत करो, मैं अपने देवताओं की विरासत को एक विदेशी जाति के विधर्मियों को कैसे सौंप सकता हूँ? फैंग क्यूई ने उपहास किया और कहा। उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में किसी प्रकार की रहस्यमयी शक्ति घूम रही है। ये ज़िवेन इस शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे, और यह देवताओं की शक्ति थी। उनके शरीर में भी इस तरह की शक्ति थी, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। फिर मुझे दोष मत दो, तुम कब तक सोचते हो कि तुम्हारी मानव जाति का ईश्वरीय संदेशवाहक गठबंधन अस्तित्व में रह सकता है? ये वास्तव में हास्यास्पद है। क्या मानव जाति के पास प्राचीन काल में कोई भगवान नहीं थे? बूढ़ी शैतान मछली ने उपहास किया और कहा, आपकी मानव जाति व्यर्थ ही अपने दम पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, और आप मौत को दावत दे रहे हैं, इसलिए देवताओं ने आपको दबाने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। क्या प्राचीन काल में मानव जाति के पास कोई भगवान नहीं थे? ये ज़िवेन अपने दिल में गुप्त रूप से हैरान था। वह इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, और मानव जाति व्यर्थ ही अपने दम पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यह स्वतंत्रता क्या थी? उसके दिल में बहुत सी बातें थीं जो उसे समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन अब जब येमो भी गहरी नींद में थी, तो उसे नहीं पता था कि किससे पूछे। आज्ञाकारिता से देवताओं की विरासत सौंप दो। इस समय चाओ होंग चांग ने भी अपना मुंह खोला और एक दुष्ट मुस्कुराहट के साथ कहा, यदि आप इसे नहीं सौंपते हैं तो मुझे अपनी त्वचा को छीलने, अपने टेंडन को बाहर निकालने और अपनी विरासत को खोदने के लिए दोष न दें। आपके शरीर से यदि मैं मौके पर खुद को नष्ट कर दूं, तो भी मैं आपको विरासत नहीं सौंपूंगा। यह मेरी मानव जाति के पूर्वजों की विरासत है, और भले ही यह नष्ट हो जाए, यह बाहरी लोगों के हाथों में नहीं पड़ेगी। फैंग क्यूई की अभिव्यक्ति असामान्य रूप से शांत थी, जैसा उसने कहा, वास्तव में जिद्दी। देखते हैं कि आज और कौन आपको बचा सकता है। मैंने सुना है कि आप अराकल एलायंस में 9वें स्थान पर हैं। टीएसके, अगर हम आपको मार देते हैं तो केवल 8 लोग बचे होंगे। जब वह समय आएगा जब हम एक एक करके तुम्हें मार डालो, देखते हैं कि तुम किस पर गर्व कर सकते हो। बूढ़ी शैतान मछली ने अपने होठों को मोड़ा और थोड़ा तिरस्कार के साथ उपहास किया। फिर आओ और कोशिश करो। मानव जाति का खून कभी नहीं रुका है। जब से मुझे अपने गुरु के देवताओं की विरासत मिली है, मैंने पहले ही सोच लिया है कि यह दिन आएगा। फैंग क्यूई के शरीर से एक भयानक आभा फैल गई। अनगिनत अजीब शक्तियां जो देवताओं से संबंधित थीं, उनके शरीर के साथ विलीन हो गईं, जिससे उनकी ताकत आसमान छू गई। एक के बाद एक स्तर उसकी ताकत आसमान छूती गई। उसने वास्तव में सीधे अपनी ताकत को एक सांस में स्वर्ग के दायरे के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंचा दिया। ये ज़िवेन ने जिन लोगों को देखा था, उनमें एक कबीले के विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया था, केवल डिप्टी पैलेस लॉर्ड ये जिनके पास ऐसी खेती थी। स्वर्ग क्षेत्र का 7वां स्तर एक विशाल दहलीज था। यदि कोई इसे पार कर सकता है तो वह पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में एक प्रसिद्ध बड़ा शॉट होगा, जिसे एक विशाल स्तर के पात्र के रूप में जाना जाता है। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम थे। ये जेंटियन और ये तियानकियोनग जैसे प्रसिद्ध लोगों को छोड़कर अधिकांश विशेषज्ञ जिन्होंने स्वर्ग क्षेत्र के 7वें स्तर को पार कर लिया था, वे जीवन और मृत्यु के मार्ग को समझने के लिए बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में थे, अनंत क्षेत्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए वे आमतौर पर मायावी थे। आमतौर पर बोलते हुए हेवनली रेन पैलेस जैसे बल में, यहाँ तक डिप्टी पैलेस लॉर्ड के स्तर के विशेषज्ञ भी स्वर्ग क्षेत्र के केवल 5वें या 6ठे स्तर पर थे। जहाँ तक के दायरे के 7वें स्तर की बात है, वे निश्चित रूप से सर्वोच्च बुजुर्ग के स्तर पर थे। वे जीवित जीवाश्मों की तरह थे और वे आसानी से स्वयं को प्रकट नहीं करेंगे। और उन स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों में से 10 में से 7 या 8 स्वर्ग क्षेत्र के 7वें स्तर में अटके रहेंगे। यहाँ तक ये क्यूओंग, जो कि एक कबीले के 5 अत्याचारियों में से एक था, वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था। स्वर्ग क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंचने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। स्वर्ग क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर को तो छोड़ ही दीजिए। जहां तक ज़िवेन का सवाल था, तो अंतर और भी बड़ा था। अधिक से अधिक वह स्वर्ग क्षेत्र के पहले स्तर को पार कर सकता था। उपरोक्त तीनों की तुलना में बहुत बड़ा अंतर था। तो हमें असभ्य होने का दोष मत दो। मेरे स्वामी इस समय गहरी नींद में हैं और उन्हें अपनी ऊर्जा को फिर से भरने की आवश्यकता है। यदि वह किसी देवता काका की विरासत को खा सकता है, तो वह निश्चित रूप से पहले से जाग सकेगा। उस समय मुझे निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। उस बूढ़ी डेविल फिश ने एक जंगली हंसी के साथ कहा। उसके शरीर पर आभा भी पागलपन से बढ़ रही थी, और वह वास्तव में सीधे स्वर्ग क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गया। और उसके बगल में चाओ होंग चांग भी धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा था। कुछ ही समय में उसने वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर कदम रखा। यह वास्तव में इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
येज़िवेन समुद्र के तल पर चुपके से हैरान थी। वह देख सकता था कि इन 3 लोगों की साधना ने स्पष्ट रूप से स्वर्ग क्षेत्र के छठे स्तर पर कदम नहीं रखा था, लेकिन देवताओं की शक्ति के साथ विलय पर भरोसा करके वे वास्तव में स्वर्ग के छठे स्तर के शिखर पर चढ़ सकते थे। क्षेत्र लड़ाकू शक्ति में यह छलांग केवल एक जबरदस्त बदलाव था, और यह तथाकथित दिव्य तकनीक थी। पौराणिक युग में इस प्रकार की दिव्य तकनीक असामान्य नहीं थी। बहुत से लोग हर जगह अभियानों पर जाने के लिए देवताओं द्वारा प्रदान की गई दिव्य तकनीक पर भरोसा करते थे। यह असामान्य नहीं था। हालांकि येज़िवेन को जिस देवता से विरासत में मिला था वह स्पष्ट रूप से बेहद कमजोर था। उसके पास उसे दिव्य तकनीक सिखाने का समय भी नहीं था और वह वहीं पर गहरी नींद में सो गया। परिणामस्वरूप येज़िवेन के पास दिव्य दूत की उपाधि थी, लेकिन वह किसी भी दिव्य तकनीक को नहीं जानता था। यदि उसके पास ऐसी दिव्य तकनीक होती तो क्या उसकी युद्ध शक्ति भी दोगुनी नहीं हो जाती? एक दैवीय तकनीक होने की शर्त एक ऐसा व्यक्ति होना था जिसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था, और एक दैवीय दूत के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से इस पहलू में कोई समस्या नहीं थी। यह सोचकर येज़िवेन खुद को उन 3 लोगों की ओर उग्र आंखों से देखने से रोक नहीं सका। चलो लड़ाई करें, फैंग क्यूई चिल्लाया और उसके हाथ में एक कांस्य भाला दिखाई दिया। यह कांस्य भाला खून से सना हुआ था और इसमें कई दरारें थीं, जैसे कि यह अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा हो और कभी भी टूट सकता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस कांसे के भाले पर खून वास्तव में बहुत ताज़ा था और यह एक भयानक शक्ति से ढका हुआ था। वह कांसे के भाले द्वारा मारे गए शत्रुओं के रक्त की शक्ति थी, और यह भी देखा जा सकता था कि इस कांसे के भाले का मूल स्वामी भयानक था। फैंग क्यूई की क्यूई और रक्त बढ़ गया और एक हल्का दिव्य दबाव निकल आया। उसके हाथ में भाला भनभनाता था और एक बिजलीघर की गर्जना धीमी धीमी सुनी जा सकती थी। ओल्ड डेविल फिश के हाथ में एक त्रिशूल दिखाई दिया और जैसे ही उसने उसे लहराया, समुद्र की पूरी सतह उबलने लगी। यह खौलता हुआ और गरजता हुआ पानी जैसा था। वह समुद्र के राजा की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नियंत्रित करता था। दूसरे चाओ होंगचैंग का क्यूई और खून बढ़ गया और उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। बर्फ और बर्फ में थोड़ा संघनित हो गया। बूम! चाओ होंगचांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और आकाश ढह गया और पृथ्वी फट गई। पूरी दुनिया मौके पर ही बिखर गई और अनगिनत दैवीय शक्तियां तूफान में बहने लगीं। यह देखा जा सकता था कि यह कितना स्वप्निल था। उसके पूरे शरीर का क्यूई और खून जलने लगा और वह सीधे फैंग क्यूई की ओर दौड़ा। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और सब कुछ जम गया। जैसे ही उसकी मुट्ठी की ऊर्जा उबली, वह उछली और पूरे आकाश को हिला दिया। एक विशाल आभा बह निकली और इसे स्वीकार करना असंभव था। समुद्र में भी येज़िवेन अभी भी एक खतरनाक ठंड को महसूस कर सकती थी। यह एक देवता की शक्ति थी और आकाश भी मुरझा रहा था। 1,00,000 मीटर ल बर्फ। फैंग क्यूई के सामने मुट्ठी की ऊर्जा फूट पड़ी। मानव जाति के देवता क्या हैं? केवल मेरी समुद्री जाति के देवता ही सर्वोच्च और अजेय हैं। चाओ होंगचांग दहाड़ा। उसके चारों ओर का स्थान जम गया और फिर वह तुरंत बिखर गया। इस समय फैंग क्यूई चला गया और उसका भाला सीधे आसमान में टूट गया। असीम भाले का प्रकाश 3000 मील की दूरी तय करते हुए आकाश से टूट गया। बूम! भयानक शक्ति और भाले का प्रकाश शून्य में भयंकर रूप से टकराया, सीधे सब कुछ चकनाचूर कर दिया। समुद्री जल की एक परत भी वाष्पित हो गई और शुद्ध भयानक शक्ति की एक परत हट गई। दोनों के बीच की लड़ाई आकाशीय प्राणियों के बीच की लड़ाई की तरह थी। मूल रूप से दिव्य क्षेत्र की छठी परत को एक बहुत बड़ी दहलीज कहा जा सकता है और एक चरम स्थिति भी। इसके अलावा उन दोनों के पास देवताओं की विरासत थी और वे इस क्षेत्र में शीर्ष व्यक्ति थे। उनका युद्ध असाधारण था और आकाश गिर पड़ा और पृथ्वी फट गई। इसके अलावा दोनों बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। वास्तव में वे एक दूसरे को मारना चाहते थे और इस समय यह अत्यंत दुखद था। फैंग क्यूई के हाथ में भाला मुट्ठी की ऊर्जा से टूट गया और अदम्य बल के साथ वह मौके पर ही उसकी मुट्ठी में घुस गया। टकराना! जोरदार टक्कर की आवाज के साथ चाओ होंगचांग पीछे हट गया। उसका चेहरा तमतमा रहा था। उसकी एक अंगुली मौके पर ही टूट गई। हालांकि उन्होंने इसे ठीक करने के लिए अपनी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल किया, फिर भी उनका चेहरा बदसूरत था। उनके लिए यह एक तरह का अपमान था। आज यदि आप विरासत चाहते हैं तो इसके लिए अपने जीवन का आदान प्रदान करें। फैंग क्यूई ने उपहास किया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके हाथ में लंबा भाला भनभना गया, मानो वह आसमान पार करना चाहता हो। उसने चाओ होंगचांग पर हमला करने की पहल की, जैसे कोई देवता पृथ्वी पर उतर रहा हो। आज देखते हैं कि कौन सा देवता अपने पराक्रम से दुनिया को हिला सकता है। चाओ होंगचांग का चेहरा खिल उठा था और उसने कहा, आज मुझे तुम्हारे सिर को एक भूसे से तोड़ देना चाहिए। उसकी मुट्ठी पहले ही अपनी मूल स्थिति में आ चुकी थी, लेकिन उसके चारों ओर की ठंडी हवा और भी तेज हो गई थी। जल्द ही इसने बर्फ और बर्फ का समुद्र बना लिया था। उसके भीतर दैवीय शक्ति उबल रही थी। शुरुआत में ओल्ड डेविल फिश मदद करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हुई।
वह जानता था कि चाओ होंगचान गुस्से से जल रहा था और वह फैंग क्यूई से लड़ने के लिए दृढ़ था। हालांकि वह चिंतित नहीं था। अगर कुछ होता तो वह खुद कर सकता था, उसे डरने की जरूरत नहीं थी। बर्फ और बर्फ की यह दुनिया एक विशाल दुनिया का निर्माण करती प्रतीत हुई। यह चौंकाने वाला था। एक पल में पूरा समुद्र बर्फ और बर्फ की दुनिया में बदल गया था। जो मेरे परमेश्वर की निंदा करे वे अवश्य मरें और उसी के साथ गाड़े जाएं। चाओ होंगचान की आवाज़ सर्दियों की तरह ठंडी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे बर्फ की लहरें दिखाई दीं। वह एक बार फिर फैंग क्यूई की ओर दौड़ा। लहरें आकाश में उठीं और बर्फीली लहरें एक पल में सब कुछ जम गईं। हैरानी की बात है कि बर्फ की लहरें चल सकती थीं। वे एक वास्तविक ज्वार की तरह लहराते रहे। बर्फ की लहरों के भीतर बर्फ से बनी अनगिनत आकृतियां प्रकट हुईं। जब उन्होंने फैंग क्यूई पर आरोप लगाया तो वे चिल्लाए और चिल्लाए। हाँ, फैंग क्यूई ने जोर से चिल्लाया और उसके हाथ में भाला हवा में एक भयानक रोशनी में फट गया। यह चकाचौंध था और प्रकाश की अनगिनत किरणों ने आकाश को ढक लिया। भयानक ऊर्जा का एक घेरा सभी दिशाओं में फैल गया और वे बर्फीले लोग जो वहां पहुंचे थे मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गए। वे फैंग क्यूई के बिल्कुल भी करीब नहीं आ सके। इस समय फैंग क्यूई की पुतलियां भी गहरे सोने में बदल गईं, एक तीव्र प्रकाश के साथ। फिर उसने अचानक अपने भाले से वार किया। चाओ होंगचान के साथ लड़ते हुए पूरा आकाश ढह गया। वे दोनों भयानक अस्तित्व थे जो चरम सीमा तक शक्तिशाली थे। यदि यह उन भयानक अस्तित्वों के लिए नहीं थे जो आकाशीय क्षेत्र के 7वें स्तर से ऊपर थे, जो पूरे वर्ष एकांत में थे, तो इन दो लोगों के लिए एक मैच होना असंभव होगा। बूम! यह जानने के बाद कि वे कितनी बार लड़े, फैंग क्यूई का भाला चाओ होंगचान के चेहरे पर वार कर गया। लंबा भाला एक अजगर की तरह था क्योंकि यह अदम्य बल के साथ उसकी ओर दौड़ा। चाओ होंगचान के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। उसे फैंग क्यूई के भाले ने अभी अभी रोका था। अचानक एक भूत की तरह पतली हवा से एक त्रिशूल प्रकट हुआ और सीधे वांग जियू के सिर पर जा गिरा। अगर फैंग क्यूई अब वांग जियू पर वार करना जारी रखता है तो उसे भी त्रिशूल से छेद दिया जाएगा। यहां तक उन्होंने ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत उसे त्रिशूल की ओर झपका दिया। बजना, तेज धातु की खनखनाहट की आवाज सुनाई दी। एक बड़ी ताकत बह गई। इन सब का वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन यह वास्तव में एक पल में हुआ। फैंग क्यूई ने व्यावहारिक रूप से एक पल में जीवन और मृत्यु का अनुभव कर लिया था। ये शिवेन नीचे से देखने का आनंद ले रही थी। ये मार्शल आर्ट नश्वर लोगों की मार्शल आर्ट की तरह नहीं थे, बल्कि पौराणिक देवताओं की मार्शल आर्ट थे। दोनों में से किसी की लापरवाही करने की हिम्मत नहीं हुई। जरा सी चूक से उनकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। इस समय चाओ होंगचान की आंखें पूरी तरह से लाल थीं। वह गंभीर रूप से हंसा और दहाड़ा, मरो। वह एक राक्षस की तरह था जो पागल हो गया था। उसके शरीर पर सुनहरी क्यूई और खून अंतहीन रूप से बढ़ गया। वह एक निडर देवता की तरह था। अगर ओल्ड डेविल यू की मदद नहीं होती तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। इस समय ओल्ड डेविल यू की आकृति हवा में दिखाई दी। वास्तव में उन्होंने ही फैंग क्यूई पर हमला किया था। इस समय चाओ होंगचान ने महसूस किया कि उसके और फैंग क्यूई के बीच एक निश्चित अंतर था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस बात की पूरी संभावना थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। उसे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह फैंग क्यूई पर हमला करने के लिए ओल्ड डेविल यू के साथ सेना में शामिल हो गया। फैंग क्यूई की ताकत अत्याचारी थी। वह दिव्य क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। लेकिन जब दो अत्याचारी स्वामियों का सामना करना पड़ा जो उससे बहुत ही नहीं थे, तो वह केवल विरोध ही कर सकता था। वह धीरे धीरे एक प्रतिकूल स्थिति में आ गया। जल्द ही उसके शरीर पर कई घातक घाव दिखाई दिए। हर घाव इतना गहरा था कि हड्डी नजर आ रही थी। कुछ मार्शल आर्ट हमलों के कारण हुए थे, कुछ दैवीय तकनीकों के कारण हुए थे। हर घाव घातक था। यदि यह दैवीय तकनीकों के संरक्षण के लिए नहीं होता तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। थोड़ी देर के बाद फैंग क्यूई धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसके घाव ठीक हो गए। वह खून से नहाए हुए युद्ध के देवता की तरह लग रहा था। दूसरी तरफ ओल्ड डेविल यू और चाओ होंगचान ज्यादा बेहतर नहीं थे। हालांकि उनके शरीर पर फैंग क्यूई जितने घाव नहीं थे, लेकिन उनके शरीर पर घातक घाव उतने ही बड़े थे। फैंग क्यूई का सामना करते हुए जो हताश अवस्था में था, यहां तक ओल्ड डेविल यू और चाओ होंगचान भी डर गए थे। लेकिन वे पहले ही इतनी दूर आ चुके थे। वे इतनी आसानी से हार कैसे मान लेते हैं? दोनों पक्षों के पास मौत से लड़ने का एक कारण था। हफ हफ हफ। फैंग क्यूई लगातार हौंफ रहा था। यहां तक उनकी सांसों में भी खून की गंध थी। इससे देखा जा सकता है कि उनकी चोटें कितनी गंभीर थीं। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। चलो, मौत से लड़ते हैं। वह खड़ा है। उसके हाथ में भाले से खून बह रहा था। हालांकि उसने अपने हाथ में भाला और भी तेजी से लहराया। बूम बूम बूम। लड़ाई के भयानक झटके बह गए।
पूरा आकाश हिंसक विस्फोटों से भर गया था और शॉकवेव्स ने अराजक रूप से नृत्य किया। इस समय एक आंकड़ा ठोकर खा गया। यह फैंग क्यूई था। उसने अपने भले को एक हाथ से पकड़ रखा था और आकाश में आधा झुक गया था। उसके सीने पर गहरा घाव था। यह चाओ होनचान के हमले के कारण हुआ घाव था। भाड़ में जाओ। चाओ होनचान ने एक भयानक दहाड़ निकाली और फैंग क्यूई की ओर दौड़ा। वह फैंग क्यूई को अंतिम घातक झटका देना चाहता था। इसी समय समुद्र की सतह पर जमी बर्फ की परत अचानक से टूट गई। फिर ट्रू एलिमेंटल एनर्जी की भयानक मात्रा घनीभूत हो गई और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा बिखरने लगी। फिर एक दमनकारी भावना फैल गई जिससे चाओ होनचान ने चलना बंद कर दिया। दरार दरार लाला, बर्फ की परत धीरे धीरे टूटने लगी। फिर अत्यंत भयानक कृपाण प्रकाश हजारों फीट की दूरी तय करते हुए एक पल में बाहर कूद गया। बूम! इस कृपाण प्रकाश ने चाओ होनचान के शरीर पर बिजली की गति से जमकर बमबारी की। इसने सीधे तौर पर उसके सभी रक्षात्मक ताक क्यूई को तोड़ दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक देवता का प्रेत उसकी रक्षा के लिए कूद पड़ा। अप्रत्याशित रूप से वह मौके पर ही आधा कट गया और चाओ होनचान के शरीर में विस्फोट हो गया। टकराना। चाओ होनचान का शरीर एक पल में फटने वाला था। यदि यह भगवान की छाया के लिए उसके लिए अधिकांश कृपाण की चमक को अवरुद्ध करने के लिए नहीं होता तो इस कृपाण की चमक ने उसे मौके पर ही आधा काट दिया होता। लेकिन फिर भी वह एक पल में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका शरीर उल्टा उड़ गया और सीधे बाहर निकल गया। वह लगभग मर गया। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थीं। पुराने शैतान यू ने इस दृश्य को देखा। वह एकाएक भयभीत हो गया। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि यह कौन था। उन्होंने लगभग एक पल में फैसला कर लिया था। एक बड़े हाथ के सीधे चाओ होनचान के शरीर को पकड़ने के बाद उसकी आकृति तेजी से सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गई और आकाश में गायब हो गई। वह तुरंत इस भयानक जगह से भाग निकला। बूढ़ा दानव यू कृपाण से चौंक गया। उसकी घटनास्थल पर ज्यादा देर रुकने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसने यह भी नहीं देखा कि दूसरा पक्ष कौन था, लेकिन उसने रुकने और जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि जो व्यक्ति चाओ होनचान को कृपाण से गंभीर रूप से घायल कर सकता है, वह सबसे अधिक संभावना एक महान शक्ति है। यह असंभव नहीं था। अंतहीन समुद्र उतना ही रहस्यमय था जितना कि असीम तारों वाला आकाश। बंद कमरे में प्रशिक्षण के लिए अक्सर इसमें कई महाशक्तियां होती थीं। इन महान शक्तियों ने अक्सर बिना रुके सैकड़ों वर्षों या यहाँ तक हजारों वर्षों तक बंद कमरे में प्रशिक्षण लिया। यह संभव था कि उनकी लड़ाई ने समुद्र के नीचे की महान शक्तियों को भयभीत कर दिया हो। मुझे नहीं पता कि कौन सा सीनियर मदद के लिए आया। जूनियर फैंग क्यूई बहुत आभारी हैं। इस समय फैंग क्यूई कहने से खुद को रोक नहीं सका। बर्फ की परत सीधे बिखर गई और उसमें से एक सियान आकृति निकली। यह कोई और नहीं ये ज़िवेन थी। आखिरी समय में ये ज़िवेन ने फिर भी कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने चाओ होनचान को सीधे घायल कर दिया और ओल्ड डेमन यू को डराकर भगा दिया। स्वाभाविक रूप से यह उनकी अपनी ताकत नहीं थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह अंदर जाता तो वह तोप के चारे के रूप में समाप्त हो जाता। उन्होंने इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर पर भरोसा किया था। हालांकि इस क्रूर कृपाण ने चाओ होनचान को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन उस कृपाण ने पहले ही उसके सारे आध्यात्मिक सार को खत्म कर दिया था। अन्यथा वह चाओ होनचान को गंभीर रूप से घायल नहीं कर पाता, जिसे शेनशु द्वारा संरक्षित किया गया था। जब फैंकी ने ये ज़िवेन को देखा तो वह थोड़ा स्तब्ध हुए बिना न रह सका। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि कुछ पुनरावर्ती वरिष्ठ पास से गुजरे और उन्हें एक आंखों की रोशनी के रूप में देखा, इसलिए उन्होंने उसे बचाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक जवान आदमी होगा। हालांकि उन्होंने कोई तिरस्कार नहीं किया। आखिरकार ये ज़िवेन ने ही उसे बचाया था। वह इतना कृतघ्न नहीं था। दूसरी बात, हालांकि ये ज़िवेन की ताकत अधिक नहीं लगती थी, लेकिन वह चाओ होनचान को कृपाण से गंभीर रूप से घायल कर सकता था और उसे लगभग मृत अवस्था में डाल सकता था। इस तरह की युद्ध शक्ति, चाहे वह किसी भी तरीके का इस्तेमाल करे, फिर भी एक भयानक अस्तित्व था। मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। फैंग क्यूई कुछ मुश्किल से मुस्कुराया। उनके शरीर पर दिव्य तकनीक जल्दी से फीकी पड़ गई। उसकी ताकत भी ज्वार की तरह नीचे चली गई, सीधे आकाशीय क्षेत्र के चौथे स्तर के अस्तित्व में आ गई। लेकिन फिर भी वर्तमान ये ज़िवेन के लिए वह अभी भी एक भयानक गुरु था। फैंग क्यूई तुरंत आकाश में बैठ गया और खुद को ठीक कर लिया। वह देख सकता था कि एक ज़िवेन के मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। नहीं तो उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह बस चाओ होनचान को अपना सिर काटते हुए देख सकता था। इतनी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं थी। आपका स्वागत है। यह कुछ भी नहीं है, तो ज़िवेन ने कहा। उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन इस समय का फायदा उठाते हुए अपने शरीर से निकल चुके जेन युआन को वापस लाया। हालांकि उसके शरीर के अंदर का जेन युआन बहुत बड़ा था। यह एक सामान्य व्यक्ति के जेन युआन से 10 गुना अधिक था। आमतौर पर यह एक फायदा था, लेकिन अब उसके लिए इसे बहाल करना बहुत मुश्किल था।
साधारण उपभोग के लिए वह कुछ ही सांसों में चरम अवस्था में आ सकता था। आखिरकार फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक का नाम व्यर्थ नहीं था। लंबे समय के बाद ये जिवेन का जेन युआन आखिरकार अपने चरम पर लौट आया और उसने पाया कि उसका जेन युआन वास्तव में थोड़ा बढ़ गया था। यह उनके लिए एक चमत्कार था। उन्होंने अपने सर्वोत्कृष्ट सार को जल्दी से बढ़ाने का एक तरीका भी खोज लिया था। हालांकि यह तरीका अच्छा था, लेकिन इसका उपयोग करना आसान नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके विशाल सर्वोत्कृष्ट सार और भयानक पुनर्प्राप्ति गति के साथ साधारण हमले उनके सर्वोत्कृष्ट सार को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाएंगे। इस बार केवल इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर ही उसके शरीर से सर्वोत्कृष्ट सार को तुरंत निकाल सकता था। उन्होंने इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को परिष्कृत करना लगभग कभी बंद नहीं किया। यद्यपि कोई औपचारिक शोधन विधि नहीं थी, रहस्यमय स्थान की कटौती के साथ उन्हें इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर के कुछ बलिदान शोधन विधियों में महारत हासिल करने के लिए माना जा सकता था। वह स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था कि उसके पास कितनी शक्ति थी। अन्यथा यह उद्भव अमर संहारक कृपाण कुछ राक्षसी स्वभाव का था। यदि उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह उसकी सारी जीवन शक्ति को चूस सकता है। यह इसलिए था क्योंकि उसने बहुत प्रगति की थी कि उसने एक महत्वपूर्ण हड़ताल शुरू करने के लिए सारी शक्ति को अवशोषित करने का प्रयास करने का साहस किया। इसका मतलब यह भी था कि इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर पर ये जिवेन के नियंत्रण में सुधार हुआ था। इस समय फैंग क्यूई ने भी अधिकांश उपचार पूरा कर लिया था। हालांकि वह अपने चरम पर नहीं लौटा था, लेकिन वह मूल रूप से ठीक था। ये जिवेन ने अनुमान नहीं लगाया था कि वह उसे ठीक करने के लिए दैवीय तकनीक का उपयोग करेगा, अन्यथा वह पहले ही ठीक हो चुका होता। धन्यवाद भाई जी। फैंग क्यूई पास गया और अपने हाथों को सहलाते हुए कहा, मैं इस जीवन रक्षक अनुग्रह को कभी नहीं भूलूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यह भी जानना चाहता हूं कि तथाकथित ओरेकल एलायंस के साथ क्या हो रहा है। ये शिवेन ने रुचि के संकेत के साथ पूछा। फैंग क्यूई का चेहरा अचानक बदल गया और उसकी अभिव्यक्ति बदलती रही। फिर उसने ये जिवेन की ओर देखा और कहा, भले ही भाई मेरे जीवन रक्षक उपकारक हैं और मुझे इसे नहीं छिपाना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इस मामले के बारे में न जानना ही बेहतर है, अन्यथा यह हमारे लिए एक भयानक आपदा हो सकती है। भाई। फैंग क्यूई ने आखिरकार उसे मारने का विचार छोड़ दिया और वह चेतावनी दिए बिना नहीं रह सका। भाई फैंग, मुझे शायद पता है कि आप किस बारे में चिंतित हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय ये जीवेन के शरीर ने तुरंत उस आभा को छोड़ दिया जो परमेश्वर ने उस पर छोड़ी थी। फैंग की ने भी ये जिवेन को सदमे में देखा, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि यह एक वास्तविक भगवान द्वारा पीछे छोड़ी गई आभा थी। एक परमेश्वर के दूत के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इसे बहुत अच्छी तरह समझता था। आप भी एक ओरेकल हैं। हाँ, ये जिवेन ने सिर हिलाया। दूसरों के सामने वह शायद यह कहने में सक्षम न हो, लेकिन फैंग क्यूई के सामने वह कह सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जानता था कि अगर वह ओरेकल एलायंस के बारे में अधिक जानना चाहता है तो उसे फैंग क्यूई का विश्वास हासिल करना होगा। फैंग क्यूई का विश्वास हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह दिखाना था कि वह और फैंग क्यूई एक ही खाई में कॉमरेड थे और वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे। अब ओरेकल देखना दुर्लभ है। फैंग कुछ कड़वाहट से मुस्कुराया। अतीत में ओरेकल बहुत विस्मयकारी था। वह जहां भी जाता हर कोई उसे चेहरा न देने की हिम्मत करता, लेकिन अब वह एक आवारा कुत्ते की तरह है। सड़क पर एक चूहा हर जगह अपने जीवन के लिए दौड़ रहा है। मैं हाल ही में भगवान की विरासत ओरेकल बन गया हूं और मैं बहुत सी चीजों के बारे में स्पष्ट नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि क्या आप इसे पेश करने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो यह इस तरह है, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं देख सकता हूं कि यद्यपि आपके पास अवशिष्ट दैवीय शक्ति है, आपके पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। फैंग क्यूई ने कहा, यह एक नया विरासत में मिला ओरेकल निकला। ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक भगवान हाल ही में जाग गए हैं और दैविज्ञों की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई है। मैंने अन्य भविष्यवाणियों को कभी नहीं देखा है और मैंने अन्य भविष्यवाणियों के अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना है। क्या चल रहा है? ये जिवेन ने पूछा। फैंग क्यूई जारी रखने से पहले एक पल के लिए रुका। इसीलिए हम दैवीय दूत गली के चूहों, आवारा कुत्तों की तरह हैं जो निरंतर भय में रहते हैं। अब यह ठीक है, लेकिन शुरुआती वर्षों में सभी प्रमुख शक्तियां दैवीय दूतों का पागलपन से शिकार कर रही थीं। अगर हम पकड़े गए तो हमें अपने सारे राज खोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अधिक से अधिक हम अपने स्वयं के जीवन को बनाए रखने में सक्षम होंगे, परंतु हमारे पीछे के परमेश्वर को निश्चित रूप से खोज लिया जाएगा और हमारी सभी विरासतों को तोड़ दिया जाएगा। कौन जानता है कि भगवान को फिर से जागने में कितना समय लगेगा? जिवेन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, क्यों? क्योंकि वे लोग डरते हैं कि देवता फिर से लौट आएंगे। पौराणिक युग में भगवान दुनिया पर शासन करते थे, लेकिन अब प्राचीन बेरेंस के अधिकार रखने वाले लोग इन प्रमुख ताकतों के शीर्ष नेता हैं, तो वे देवताओं को वापस कैसे आने दे सकते हैं? एक बार जब भगवान लौट आएंगे तो यह उनके लिए एक आपदा होगी। फैंग क्यूई ने कहा।
ये जिवेन चुपके से हैरान थी। सौभाग्य से उसने यह घोषणा नहीं की थी कि वह भविष्यवाणी करने वाला था। मूल रूप से उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। आखिरकार परमेश्वर के पुत्रों को भी सभी के द्वारा स्वीकार किया गया और प्रशिक्षित किया गया। छोटे छोटे भविष्यवाणियों की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि स्थिति पूरी तरह से अलग थी, चाहे वह किसी भी जाति का हो। ऐसा लगता था कि देवताओं की वापसी के प्रति एक आरक्षित रवैया है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कभी उन्हें देवताओं के बारे में कुछ भी कहते नहीं सुना, और एक आरक्षित रवैया भी था पौराणिक युग की ओर। विशेष रूप से मेरी मानव जाति, हम देवताओं की वापसी के सबसे अधिक विरोधी हैं। फैंग क्यूई ने देखा कि एक शिवेन कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वह समझाए बिना नहीं रह सका। पौराणिक युग में मेरी मानव जाति की स्थिति निम्न थी, मूल रूप से सबसे कम दास, और यहाँ तक वह लोगों का भोजन भी बन गया था। दानव जाति और समुद्री जाति, सर्वशक्तिमान मानव जाति के उदय तक, जो कि थी अतीत से भिन्न विभिन्न जातियों के लगभग सभी देवता जनजात ईश्वर थे। मेरी मानव जाति के पास आदि में कोई देवता नहीं था, क्योंकि हमारे पास देवताओं का संरक्षण नहीं था, इसलिए हमारी स्थिति सबसे निचली जाति थी। बाद में मेरी जाति के देवताओं का जन्म हुआ और उन्होंने देवताओं के खिलाफ विद्रोह के मार्ग पर मेरी जाति का नेतृत्व किया, जिसने पौराणिक युग के गायब होने तक देवताओं के दुखद युद्ध की प्रस्तावना खोल दी, और मेरी जाति के देवता भी गायब हो गया। उस समय तक मेरी दौड़ अंततः उठी और एक बन गई प्राचीन बैरन के अधिपति। ये जिवेन ने चुपचाप सुना। वह नहीं जानता था कि ऐसा कोई रहस्य था, लेकिन अब सभी प्रमुख ताकतें हमेशा पौराणिक युग की पौराणिक स्थिति में थीं, और कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि पौराणिक युग किस तरह की स्थिति में था। शायद उनकी वर्तमान स्थिति अभी भी बहुत कम थी, इसलिए पौराणिक युग की सही स्थिति जानने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए यदि यह आवश्यक नहीं है, तो आप बिल्कुल इस तथ्य को उजागर नहीं कर सकते हैं कि आप एक ईश्वर के दूत हैं। अन्यथा एक बार जब लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, तो आप जिस ताकत से संबंधित हैं, वह भी आपके अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फैंग क्यूई ने कहा। ये जिवेन स्तब्ध था। अगर फैंग क्यूई ने जो कहा वह सच था, तो वास्तव में अगर लोग भगवान के दूत के रूप में उसकी पहचान के बारे में जानते थे, तो शायद ये परिवार भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और उसके पीछे भगवान स्पष्ट रूप से एक था, विदेशी भगवान। उन देवताओं के लिए जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुए थे, उनकी जाति ही डिस्पेंसेबल थी, और मूल रूप से उनकी कोई जाति नहीं थी। इसलिए वे मानव जाति के देवताओं के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह विश्वासघात था शासक वर्ग। उसके दिल में वह चुपके से धड़क रहा था। अगर उसने आज फैंग क्यूई के शब्दों को नहीं सुना होता, तो शायद वह भविष्य में इसे लीक कर देता, और यह एक आपदा होती। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, ये जिवेन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। यह कुछ भी नहीं है। जब तक आप लंबे समय तक रहेंगे, आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि एक भगवान के दूत के रूप में न केवल प्रमुख ताकतें आपको शिकार करेंगी, बल्कि प्रत्येक भगवान के दूतों की सेना भी प्रत्येक के खिलाफ लड़ेंगी। अन्य फैंग क्यूई ने कहा। ईश्वर के दूतों की सेना? क्या बहुत सारे ईश्वर के दूत हैं? ये जिवेन ने पूछा। बहुत कुछ नहीं, लेकिन वास्तव में बहुत सारे भगवान के दूत हैं। हमारी मानव जाति के भगवान के दूत भगवान के दूतों के गठबंधन हैं, जिसका उद्देश्य पीढ़ियों से हमारी जाति की रक्षा करना है। फैंग क्यूई ने कहा, लेकिन आपके जैसा नया दैवज्ञ देखना दुर्लभ है। मैं कई पीढ़ियों से दैवज्ञ रहा हूँ। मेरा परिवार ऐसा दैवज्ञ रहा है जो पीढ़ियों से मेरे ईश्वर की रक्षा करता है। इस बार मैंने सोचा कि मुझे स्वयं अंत में विनाश, मुझे अंत में आपके द्वारा बचाए जाने की उम्मीद नहीं थी। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। अगर भविष्य में मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, तो मुझे खोजने में संकोच न करें। ये जिवेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह कुछ भी नहीं है। फैंगची ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चूंकि तुम एक नए परमेश्वर के दूत हो, तो तुम निश्चित रूप से किसी भी परमेश्वर के दूतों की सेना में शामिल नहीं हुए हो। कैसा रहेगा? क्या आप परमेश्वर के दूतों के हमारे गठबंधन में शामिल होने पर विचार करना चाहते हैं? अगर आप हमारे गठबंधन में शामिल होते हैं, तो आपको कई फायदे होंगे। आप दैनिक आधार पर एक दूसरे के साथ संवाद करने में भी सक्षम होंगे। यह आपकी स्थिति और आपकी सेना में स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा, और हम आपकी पहचान को भी गुप्त रखेंगे। ये जिवेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर ऐसा है तो मैं सहमत हूं। वह बहुत स्पष्ट था कि एक ईश्वर के दूत के रूप में उसकी पहचान आधी अधूरी थी। यहां तक कि उसके पीछे के परमेश्वर ने भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। इसलिए भले ही वह भगवान का दूत बन गया था, वह कुछ भी नहीं जानता था। यहां तक ये मो भी इस समय गहरी नींद में था। उसके लिए ओल्ड ये से इन चीजों के बारे में पूछना असंभव था। अन्यथा उन्हें डर था कि ये परिवार में पैर नहीं जमा पाएंगे। यदि वह ईश्वर के दूत गठबंधन में शामिल हो जाता है, तो वह अधिक जानने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, मैं आपके लिए आवेदन करने के लिए संगठन में वापस जाऊंगा। जब तक आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तब तक आप एलायंस में शामिल हो सकते हैं। उस समय कुछ जानकारी और मामले आपके साथ साझा किए जाएंगे। फैंग क्यूई ने कहा।
आज मैं इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए तुरंत संगठन में वापस आऊंगा, और जब तक मैं इस पर हूं, मैं आपके मामले की उच्चाधिकारियों को भी रिपोर्ट करूंगा। अब तुम मेरी खबर का इंतजार करो। फिर फैंग क्यूई ने ये जिवेन को अलविदा कहा और गायब हो गया। ये जिवेन उस छोटे शहर में लौट आया जिसकी वह रखवाली कर रहा था। आज की घटना ने उन्हें गहरा सदमा दिया था। हालांकि उनका वर्तमान युद्ध कौशल पहले ही स्वर्ग क्षेत्र की पहली स्वर्गीय परत में कदम रख चुका था, लेकिन इन वास्तविक शीर्ष विशेषज्ञों की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। अकेले इन लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। हिडन ड्रैगन रैंकिंग पर फावुशुंग और ये वुडी जैसे शीर्ष विशेषज्ञ भी थे। इसके अलावा ये क्यूओंग था जो 5 हेगमन्स के स्तर पर था। वह निश्चित रूप से बढ़ते ड्रैगन लीडरबोर्ड पर रैंक करने में सक्षम होंगे। इस दुनिया में बहुत से विशेषज्ञ थे और वह अभी भी बहुत अनुभवहीन था। अगर वह वास्तव में ऐसे शीर्ष विशेषज्ञ से मिले तो वह उनके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। यहाँ तक जब उसने पहले चाओ होंगचान को भारी रूप से घायल किया था तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की शक्ति उधार ली थी और उसे गार्ड से पकड़ लिया था। अन्यथा अपनी ताकत से, भले ही उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, चाओ होंगचान को गंभीर रूप से घायल करना असंभव होगा। इसलिए जैसे ही वह उस छोटे शहर में लौटा जिसकी वह रखवाली कर रहा था, वह तुरंत बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने चला गया। लेकिन जल्द ही ये कबीले से कोई आया और सीधे ये जिवेन को ये कबीले में लौटने का फरमान जारी कर दिया। मूल रूप से ये जिवेन लाइमलाइट से बचने के लिए हेवनली रेन पैलेस में आई थी। यह यूनिवर्स लाइफ एंड डेथ डायग्राम के मामले के लिए था। अब हालांकि अभी भी बहुत से लोग गुप्त रूप से ब्रह्मांड जीवन और मृत्यु आरेख को देख रहे थे, यह सतह पर शांत दिख रहा था, इसलिए इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा हालांकि स्वर्गीय रेन पैलेस और माउंटेन सी पवेलियन के साथ साथ कोल्ड वेल कबीले के बीच लड़ाई एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर गई थी, वास्तव में ये जिवेन रहने पर भी कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता था। इसलिए ये जिवेन तुरंत ये कबीले में लौट आया। ये जिवेन अभी अभी ये कबीले में लौटा था और इससे पहले कि उसके पास नंबर 1 गुप्त क्षेत्र में लौटने का समय था, उसे ये क्याओ ने रोक दिया। दूसरा भाई जल्दी करो और पिताजी और तीसरे चाचा को बचाओ। ये क्याओ ने बारिश में नाशपाती के फूल की तरह रोते हुए कहा। क्या गलत? ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा। उसके दिल में एक हल्का बुरा एहसास था। ये क्याओ ने रोना जारी रखा और कहा, पिताजी और तीसरे अंकल को दानव क्षेत्र के गलियारे के युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया है। क्या यह कैसे संभव है? ये जिवेन ने कहा। ये कबीले और दानव क्षेत्र के बीच एक बड़ी दरार थी। लगभग हर पल शक्तिशाली राक्षस होंगे जो सील को तोड़कर प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि पिछले सैकड़ों लाखों वर्षों में ये कबीला इसे दबा रहा था और कुछ भी नहीं हुआ था। ये कबीले के आधे से अधिक अत्याचारी विशेषज्ञ भी वहां सेवा दे रहे थे। हालांकि यह ठीक इसी वजह से था कि ये कबीले के वे लोग जो दानव क्षेत्र के युद्ध के मैदान में गए थे, विशेषज्ञों में सबसे मजबूत थे। कुछ अत्याचारी युवा विशेषज्ञ अक्सर वहां जाने के लिए आवेदन करते हैं और कुछ प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में प्राप्त नहीं किए जा सकने वाले कई लाभों को प्राप्त करने के लिए दानव क्षेत्र के दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि इस स्थान पर लड़ाई भी बहुत तीव्र थी। आम लोग इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते थे और सीधे बम से मौत के घाट उतार दिए जाते थे। साथ ही उन्हें राक्षसी आभा से भी लड़ना पड़ता था, इसलिए आम लोग ऐसी जगह जाने के बारे में विचार ही नहीं करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दानव लोक में मार्ग के लिए आवेदन करना और दानव लोक में मार्ग के लिए भेजा जाना दो पूरी तरह से अलग चीजें थीं। यदि आपने दानव क्षेत्र के मार्ग के लिए आवेदन किया है तो आपके पास बहुत अधिक विकल्प होंगे और आपकी कार्रवाई की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होगी। हालांकि यदि आपको दानव क्षेत्र में भेजा गया था तो आप एक अर्धसैनिक होंगे और आपको कबीले की व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। भले ही आपको सबसे खतरनाक जगह पर भेज दिया गया हो, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। यह वह स्थान था जहां कबीले का शासन था और कोई भी इसके विरुद्ध नहीं जा सकता था। ये जिवेन ने मूल रूप से समय की अवधि के बाद दानव क्षेत्र के लिए मार्ग के लिए आवेदन करने की योजना बनाई थी और दानव राजा की विरासत प्राप्त करने के लिए उस जगह के माध्यम से दानव क्षेत्र में जाना था जिसका उल्लेख येमो ने किया था। हालांकि इस योजना को अब स्थगित करना पड़ा क्योंकि येमो गहरी नींद में सो गया था और किसी को नहीं पता था कि वह कब जागेगा। यदि वह स्वयं दानव लोक में जाता तो वह उस स्थान को ढूंढ ही नहीं पाता। इसके अलावा इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट के लिए केवल 2 साल बाकी थे। समय शायद उसे दानव लोक में जाने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि उनके पहले अंकल और तीसरे अंकल को दानव क्षेत्र मार्ग में भेज दिया गया था। यह उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल परे था क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में यह बिल्कुल असंभव था। कबीले से जुड़े कबीले के सैनिकों के अलावा केवल कुछ विशेषज्ञ जो कुछ प्राप्त करना चाहते थे उन्हें दानव दायरे के मार्ग में तैनात किया जाएगा। यह युद्ध क्षेत्र हजारों वर्षों से अस्तित्व में था और ठीक इसी वजह से यह अज्ञात था कि इस मार्ग में ये कबीले और शैतान जाति के कितने विशेषज्ञ मारे गए थे।
निश्चित रूप से कई औषधीय गोलियां, उपकरण और यहाँ तक गुप्त नियमावली पीछे रह गई थी। यहाँ तक उन अत्याचारी विशेषज्ञों के शरीर भी अत्यंत दुर्लभ स्वर्गीय खजाने थे। इसलिए अनगिनत विशेषज्ञ इस मार्ग की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए इस मार्ग की रखवाली करने वाला कोई नहीं था। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में अन्य कबीलों को इस मार्ग पर नहीं भेजा जाएगा। इसलिए यह स्थानांतरण आदेश विशेष रूप से अजीब लग रहा था। हालांकि इस स्थानांतरण आदेश ने कबीले के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। आखिरकार उच्च अप के आदेशों में सर्वोच्च अधिकार था। हालांकि येज़िवेन को तुरंत लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। यह निश्चित रूप से सामान्य स्थिति नहीं थी। चिंता मत करो, मैं यहाँ सब कुछ के लिए हूँ, येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। मानो येज़िवेन के शब्दों में विश्वास महसूस कर रही हो, ये कियाओ भी शांत हो गई और अपने आंसुओं के माध्यम से मुस्कुराए। वास्तव में यदि यह जारी रहा तो उसे निश्चित रूप से येज़िवेन को खोजने के लिए पूर्वी सागर क्षेत्र जाना होगा। बिग ब्रदर और थर्ड ब्रदर के बारे में क्या? येज़िवेन ने पूछा। उन्होंने पिता और तीसरे अंकल का भी दानव लोक मार्ग तक अनुसरण किया। अब केवल मैं ही बचा हूं, ये कियाओ ने कहा। ठीक है, इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अच्छा अभ्यास करो, येज़िवेन ने कहा। हाँ, ये कियाओ ने सिर हिलाया। ये कियाओ को सांत्वना देने के बाद येज़िवेन सीधे कानून प्रवर्तन हॉल में पहुंचे और सीधे येज़ू को पाया, जो वर्तमान में कानून प्रवर्तन हॉल में कुछ मामलों का प्रभारी था। येज़ू, क्या तुम मुझे जांचने में मदद कर सकती हो मेरे बड़े अंकल और तीसरे अंकल को अचानक दानव लोक मार्ग में स्थानांतरित क्यों कर दिया गया? अपनी सामर्थ्य और हैसियत के अनुसार यदि वे स्वयं इसके लिए आवेदन नहीं करते तो सामान्यतः उनका तबादला वहां नहीं होता। येज़िवेन ने तुरंत सीधे पूछा। येसू ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैंने तुम्हारे बड़े अंकल और तीसरे अंकल के बारे में भी सुना है। मूल रूप से उनकी स्थिति के अनुसार यदि यह आवश्यक नहीं था तो यह संभावना नहीं थी कि उन्हें सीधे सेना में शामिल किया जाएगा। हमारे ये कबीले में एक है, कबीले की सेना को विशेष रूप से कम उम्र से प्रशिक्षित किया जाता है। आपके बड़े अंकल और तीसरे अंकल केवल अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण में हैं। उन्हें विशेष रूप से स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्यों? येज़िवेन ने पूछा। क्या आपको अभी भी गोल्डन जेड मंडप के प्रिंस जिन और प्रिंस यू याद हैं कि आपने नाराज किया है? येज़ू ने पूछा। क्यों? इसका उनसे कुछ लेना देना है? क्या वे वास्तव में कुछ करने की हिम्मत करते हैं? येज़िवेन ने भौहें चढ़ाईं और अपने दिल में ठंडक के साथ कहा। इस समय के दौरान क्योंकि प्रिंस जिन और प्रिंस यू बंद कमरे में प्रशिक्षण की स्थिति में थे और उनकी ताकत में भी लगातार सुधार हो रहा था, गोल्डन जेड पवेलियन के लोगों ने उनसे सीधे तौर पर परेशानी का सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा कि ये लोग रुक गए हैं। अब ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल नहीं रुके। इसके विपरीत वे वास्तव में उसकी पीठ पीछे चालें खेल रहे थे। अब मैंने सुना है कि प्रिंस जिन और प्रिंस यू दोनों बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आ गए हैं और क्रमिक रूप से आकाशीय क्षेत्र के स्वर्ग के प्रतिशोध को पार कर चुके हैं और एक सांस में दिव्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मामले ने कबीले को भी चिंतित कर दिया था। भगवान, येज़ू ने कहा। तू ज़िवेन ने कहा, यह असंभव है। यह सिर्फ एक दिव्य क्षेत्र है। यह वास्तव में कबीले भगवान को कैसे चिंतित कर सकता है? ये क्लान जैसे विशाल में अनगिनत स्वामी थे, यहाँ तक कि कई दिव्य क्षेत्र के स्वामी भी थे। हालांकि एक दिव्य क्षेत्र के मास्टर का जन्म मनाया जाना था, लेकिन ये कबीले भगवान को व्यक्तिगत रूप से बाहर आने के लिए सचेत करना बिल्कुल असंभव था। कारण क्या था? मूल रूप से येज़िवेन ने सोचा था कि ये कबीला और अधिक परेशानी नहीं कर पाएगा। आखिरकार वह अब हिडन ड्रैगन लिस्ट में सूचीबद्ध था। भले ही उसने इसे स्वीकार किया हो या नहीं, उसे एक बात स्वीकार करनी थी और वह यह थी कि येज़िवेन अब साधारण नहीं थी। यह भी कहा जा सकता है कि उनका भविष्य असीम था। इसके अलावा विंड किंग प्लैनेट की यात्रा पर उन्होंने ये क्लैन के युवा पीढ़ी के कई शीर्ष विशेषज्ञों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे। वह अब उस अकेलेपन और लाचारी की स्थिति में नहीं था जैसा कि जब उसने पहली बार ये कबीले में प्रवेश किया था। यहाँ तक प्रिंस जिन और प्रिंस यू को भी धीरे धीरे उनके दिमाग से निकाल दिया गया। यहाँ तक अगर वे दोनों एकांत में चले गए और स्वर्ग के टियर में प्रवेश कर गए तो वह जरा भी नहीं डरे। किसने सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा? एक साधारण स्वर्ग स्तरीय विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से पितृसत्ता को सचेत करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि चाहे वह प्रिंस जिन हो या प्रिंस यू, उनमें से दो युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। इससे पहले कि आप ये कियान और येजू कोन प्रकट हुए, उनकी स्थिति लगभग युवा पीढ़ी के 5 अत्याचारियों की स्थिति के बराबर थी। अन्यथा वे खुद को प्रिंस जिन और प्रिंस यू कहने की हिम्मत नहीं करते। क्या यह एक उपाधि है जिसे सामान्य लोग स्वयं को देने का साहस करेंगे? जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग भूलने लगे कि उन्हें मूल रूप से क्या कहा जाता था। येसू ने कहा, यह अपने आप में एक तरह की पूंजी है। वे उच्चाधिकारियों के यहाँ पंजीकृत भी हैं। वे इस समय इस पर ध्यान कैसे नहीं दे सकते? ऐसा कहा जाता है कि उसके माता पिता राक्षस जाति के साथ युद्ध में मारे गए थे,
इसलिए उसने अपना नाम बदलकर ये जेनमो रख लिया, जिसका अर्थ है कि वह कभी भी राक्षस जाति से हार नहीं मानेगा। पदार्पण के बाद से उन्होंने लगातार शानदार योगदान दिया है। बाद में उसने पूरे साल हमारे ये कबीले और राक्षसों की दुनिया के प्रवेश द्वार पर पहरा दिया। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने महान योगदान दिया है। यहाँ तक हमारे कबीले के भगवान को भी उनके प्रति विनम्र होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने वर्षों से कई विशेषज्ञों को भी पढ़ाया है। 2 सबसे छोटे शिष्यों प्रिंस जिन और प्रिंस यू के अलावा स्वर्ग क्षेत्र के कई विशेषज्ञ हैं और सबसे प्रसिद्ध में से एक 5 हेगमन जोंग बाटियन में से एक है। उद्धरण चिन्ह। क्या जोंग बाटियन भी उनके शिष्य हैं? ये जिवेन ने आश्चर्य से कहा। ये कबीले में 5 हेगमनों की स्थिति स्वाभाविक रूप से कहने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ यह देखकर कि कैसे नान बाटियन स्वतंत्र रूप से स्वर्गीय रेन पैलेस का प्रभार ले सकते हैं, कोई भी यह जान सकता है कि जैसे जैसे 5 हेगमन धीरे धीरे बड़े होते गए, वे लगभग ये कबीले की नई पीढ़ी के स्तंभ बन गए। 5 आधिपत्य में मध्य अत्याचारी सबसे मजबूत था। वह व्यावहारिक रूप से अन्य 4 पाखंडियों को दबाने में सक्षम था। यही कारण था कि उन्हें व्यस्त लोगों द्वारा मध्य अत्याचारी की उपाधि दी गई थी। यह उसकी अत्याचारी ताकत के कारण भी था। कोई भी जोंग बातियन की प्रतिष्ठा की कल्पना कर सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि एक शिवेन ने उसके बारे में सुना था जैसे उसके कानों में बिजली की गड़गड़ाहट हो। लेकिन अब उसने सुना था कि जोंग बातियन वास्तव में ये जेनमो के शिष्य थे। वह प्रिंस जिन और प्रिंस यू के वरिष्ठ भाई भी थे। इतने बड़े भाई और उसके पीछे इतने गुरु के साथ यह कोई आश्चर्य नहीं था कि हिडन ड्रैगन सूची में प्रवेश करने के बाद भी प्रिंस जिन और प्रिंस यू ने उसके लिए परेशानी खड़ी करने का साहस किया। पुरानी और युवा पीढ़ियों में उनके गुट में सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे। इसे वानशी का गुट कहा जा सकता है, जो बेहद दुर्जय है। येसु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, जोंग बातियन वह शिष्य है जिस पर ये जेनमो को सबसे ज्यादा गर्व है। ये जेनमो का स्वभाव सनकी है और उसने कई लोगों को नाराज किया है, लेकिन क्योंकि उसके पास जोंग बातियन जैसा शिष्य है, उसका भविष्य असीम है। इसलिए बहुत से लोग जोंग बातियन के चेहरे को देखकर भी उसके साथ सौदेबाजी नहीं करेंगे। इसने उनके सनकी चरित्र को और बढ़ा दिया है। यहाँ तक हमारे क्लान मास्टर भी उनके प्रति विनम्र होंगे, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक डेविल डोमेन चैनल की रक्षा करते हुए न केवल उत्कृष्ट योगदान दिया है, बल्कि ऐसे शिष्य को भी सौंप दिया है। जब एक शिवेन ने यह सुना तो वह तुरंत ये सुए का अर्थ समझ गया। इतने पेचीदा रिश्ते के साथ यह मामला साधारण कांटों से कहीं बढ़कर था। मूल रूप से क्योंकि प्रिंस जिन और प्रिंस यू बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में थे, गोल्डन जेड मंडप की चाल बड़ी नहीं थी। इसलिए ये जिवेन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अप्रत्याशित रूप से अब जब वह बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आया था तो पहले से ही परेशानी थी। ये जिवेन अब ये जैन त्यान द्वारा पूजे जाते थे और कानून प्रवर्तन हॉल के युवा मास्टर बन गए। उससे निपटना आसान नहीं था, इसलिए उन्हें लुओय सिटी शाखा परिवार से निपटने का तरीका खोजना पड़ा। दूसरे शब्दों में, लुओय शहर का शाखा परिवार वास्तव में उसके कारण पीड़ित था। वास्तव में यह आदेश व्यक्तिगत रूप से ये जेनमो द्वारा जारी किया गया था। अग्रिम पंक्ति में राक्षसों से लड़ने की आवश्यकता के नाम पर आपके चाचा और तीसरे चाचा को राक्षस दुनिया में भेजा गया था। वास्तव में यह उनका क्षेत्र है। ये जेनमो वहां कई सालों से काम कर रही है। कहा जा सकता है कि उसकी शक्ति बहुत गहरी है। तुम्हारे चाचा और तीसरे चाचा का यहाँ तबादला होना एक बाघ की मांद में प्रवेश करने वाली भीड़ जैसा कहा जा सकता है। येसु ने कहा। धत्तेरी की। ये जिवेन अचानक उग्र हो गए। घृणित, यदि आपके पास क्षमता है तो मेरे पास आओ, मेरे परिवार के पास जाओ। यह क्या है? येक्षिवेन येक्षु का अर्थ कैसे नहीं समझ सकती थी। यह पहले से ही बहुत स्पष्ट था। डेविल डोमेन चैनल में यह लगभग वह क्षेत्र था जिसे ये जेनमो अनगिनत वर्षों से संचालित कर रहा था। उस तरह की जगह में यह लगभग कहा जा सकता था कि उसके चाचा और तीसरे चाचा की मृत्यु निश्चित रूप से होगी। जब तक उन्होंने लापरवाही से थोड़ी चाल चली और उन्हें अग्रिम पंक्ति में स्थानांतरित कर दिया, तब तक वे कैसे नहीं मर सकते थे। उस समय तर्क करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। डेविल डोमेन चैनल में लड़ना, इसे एक छोटे से तरीके से रखना, ये परिवार के लिए, इसे एक बड़े तरीके से रखना, मानव जाति के लिए, और यहाँ तक पूरे प्राचीन जंगल की शांति के लिए कुछ लोगों की बलि देना कुछ भी नहीं था। तू जीवेन ने एक पल के लिए सोचा और तुरंत पता लगा लिया कि वे क्या करना चाहते हैं। इस मामले के लिए हॉलमास्टर व्यक्तिगत रूप से ये जेनमो को खोजने गए थे, लेकिन उनके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। यह कहा जा सकता है कि यह मामला उनके द्वारा पकड़ लिया गया है। यहाँ तक अगर आप क्लान मास्टर को ढूंढ भी लेते हैं तो यह बेकार होगा। हमारा ये परिवार इस प्रणाली पर भरोसा करते हुए इतने सालों तक पुनरुत्पादन और समृद्धि जारी रखने में सक्षम रहा है। यहाँ तक कबीले का मुखिया भी तुम्हारे मामले में इस व्यवस्था को नहीं गिरा सकता है। येसुए ने कहा। उसके स्वर में कुछ लाचारी थी। इस मामले के कारण कानून प्रवर्तन हॉल में खलबली मच गई थी। ये जेनमो के स्थान से लौटने के बाद ये जेंटियन गुस्से की स्थिति में था। उसकी दहाड़ दूर से भी सुनी जा सकती थी।
ये जिवेन यह भी जानते थे कि यदि कोई बल हमेशा के लिए समृद्ध होना चाहता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात व्यवस्था का रखरखाव था। ये परिवार के क्लैन मास्टर के लिए व्यवस्था के इस सेट को नष्ट करने का बीड़ा उठाना और भी असंभव था। नहीं तो ये परिवार भी नष्ट हो जाएगा। वह पहले से ही बहुत आभारी था कि ये जेंटियन उसके लिए जेनमो के साथ बहस करने को तैयार था। क्या कोई और रास्ता नहीं है? ये जिवेन ने दांत पीसते हुए कहा। ये सुए ने उत्तर दिया, अब एक ही रास्ता है कि उनकी सेवा का समय बीतने का इंतजार किया जाए, भले ही उन्हें डेविल डोमेन चैनल में सेवा देने के लिए स्थानांतरित किया जाता है, यह स्थायी नहीं होगा। समय सीमा 2 वर्ष है। यदि आपके चाचा और तीसरे चाचा 2 साल तक जीवित रह सकते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से सेवानिवृत्त हो सकते हैं और फिर उन्हें आपके परिवार से निपटने का कोई कारण नहीं मिलेगा। 2 साल डेविल डोमेन चैनल जैसी खतरनाक जगह में हर मिनट और सेकंड में खतरा है। 2 साल तक जीवित रहने की तुलना में यह कहना आसान है, यह उल्लेख नहीं करना कि ये जेनमो और अन्य गुप्त रूप से हैं हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये जिवेन गुस्से से जल रही थी, लगभग स्वर्ग की तिजोरी से जल रही थी। कोई बात नहीं, मुझे अभी भी इस मामले के लिए आपको धन्यवाद देना है। मैं मास्टर को देखने जाऊंगा। ये जिवेन के येजू को अलविदा कहने के बाद वह तुरंत ये जेंटियन से मिलने गया। आपने भी इस मामले के बारे में सुना है? तू जेंटियन ने कहा। उनका स्वर अभी भी क्रोध को दबाना कठिन था। कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख के रूप में वे चीजों को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से ये जिवेन के स्थान पर आए थे, लेकिन वास्तव में ये जेनमो द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। यह अपमानजनक था। अगर इस मामले को किसी और ने बदल दिया होता तो ये जेंटियन इसे जाने नहीं देते। हालांकि भले ही इस मामले को पितृसत्ता को बताया गया हो, वे सही नहीं होंगे। यदि ये जेंटियन का स्वभाव जिद्दी था, शौचालय के गड्ढे में पत्थर की तरह बदबूदार और सख्त, तो ये जेनमो का चरित्र विकृत और सनकी था। उसका व्यवहार मनमौजी था, मौसम की तरह वह अपनी मर्जी से चेहरा बदल लेता था। मैं उस बूढ़े आदमी को भी जानता हूं और मैं उसे कई सालों से जानता हूं। मूल रूप से उन्होंने अनगिनत वर्षों तक मेरे ये परिवार के लिए डेविल डोमेन चैनल की रक्षा की थी और मैंने उनकी दृढ़ता और योगदान की प्रशंसा की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह एक बूढ़े व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। तू जेंटियन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, तुमसे निपटने के लिए उसने वास्तव में इस तरह के घृणित तरीके का इस्तेमाल किया। क्या वह वास्तव में सोचता है कि मैं उसकी कमजोरी को नहीं पकड़ सकता और उससे कुछ नहीं कर सकता? तुम उससे क्यों बात कर रहे हो? मुझे परिवार के नियमों के बारे में, यदि आप वास्तव में परिवार के नियमों के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं उसे हर मिनट रुलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये जेंटियन गुस्से से जल रहा था। कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख के रूप में परिवार के नियमों से परिचित होने के मामले में उनकी तुलना कौन कर सकता है? ये परिवार के कई नियम उनके द्वारा संशोधित किए गए थे और उन्होंने उन्हें ध्यान में रखा था। पारिवारिक नियमों के अनुसार तब बहुत से लोग बच नहीं पाएंगे। हालांकि कानून प्रवर्तन हॉल जैसे संगठन के पास भी कभी कभी आंख मूंदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। मास्टर, आपने इस मामले में मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये जिवेन ने कहा। यह भी सच्चाई थी। ये जेंटियन व्यक्तिगत रूप से इस मामले में उनकी पैरवी करने आए थे। ये जेंटियन के लिए यह बस एक चमत्कार था जिसे ये जिवेन जानते थे। लॉ एन्फोर्समेंट हॉल के साथ अपने संबंधों के कारण वह चीजों को करने में बहुत जिद्दी और व्यवस्थित भी था। खासकर जब ये परिवार के जीवित रहने से जुड़े इतने बड़े मामले की बात आई तो वह कभी भ्रमित नहीं हुए। यदि आवश्यक हो तो वह व्यक्तिगत रूप से अग्रिम पंक्ति पर आक्रमण कर सकता था और मरने पर भी वह भौहें नहीं चढ़ाएगा। लेकिन अब वह इस मामले में उनसे गुहार लगा रहा था। दूसरों के लिए यह बहुत सामान्य था, लेकिन उसके लिए यह पहले से ही बहुत दुर्लभ था। ये जिवेन बहुत आभारी थी। चूंकि यह हम जूनियर्स का मामला है तो हम इसे संभाल लें। मुझे उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, ये जिवेन ने कहा। ये जेंटियन को अलविदा कहने के बाद ये जिवेन तुरंत नंबर 1 गुप्त क्षेत्र में लौट आए। इस समय एक गुप्त क्षेत्र पहले से ही बहुत जीवंत था, विशेष रूप से मानव गुप्त क्षेत्र में। ये जिवेन, अत्याचारी गुरु जो मानव गुप्त क्षेत्र नंबर 1 में सीधे रॉकेट की तरह बैठ गया था, और प्रिंस जिन और प्रिंस यू, 2 पारंपरिक स्वामी, अब आकाशीय क्षेत्र में कदम रख चुके थे। उनकी ताकत अथाह थी। अब जब दोनों पक्ष अंततः लड़ने जा रहे थे तो बहुत से लोग उत्साहित होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव का पता उस समय से लगाया जा सकता है जब ये जिवेन ने पारिवारिक प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीती थी। उस समय ये जिवेन, जिन्होंने 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल प्राप्त की थी, प्रिंस जिन और प्रिंस यू दोनों के निशाने पर थे। केवल प्रिंस जिन और प्रिंस यू ही नहीं, बल्कि ह्यूमन नंबर 1 सीक्रेट दायरे के कई लोग भी 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल के लिए लालायित थे। हालांकि जिस चीज की सभी ने उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि एक शिवेन की विकास गति बहुत आश्चर्यजनक थी। कुछ ही वर्षों में, यहाँ तक 10 वर्षों में भी नहीं, ये जिवेन पहले से ही मानव नंबर 1 गुप्त क्षेत्र पर हावी होने की हद तक विकसित हो चुकी थी। इसने कई लोगों को इस विचार को छोड़ दिया।
आखिरकार, हालांकि 9 रिवॉल्यूशन ताइकुआन गोल्डन पिल अच्छी थी, लेकिन इसका आनंद तभी लिया जा सकता है जब कोई जीवित हो। क्या इस छोटे अधिपति को भड़काना आत्महत्या नहीं होगी? बाद में विंड किंग स्टार पर येज़िवेन द्वारा वान परिवार के सेलेस्टियल बीइंग रियलम मास्टर की हत्या करने की खबर आई। इसने उन्हें लगभग तुरंत प्रसिद्ध कर दिया और उन्हें तूफान के दांतों पर धकेल दिया गया। उसके बाद, चाहे वह यूनिवर्स लाइफ एंड डेथ डायग्राम का टुकड़ा हो या यह तथ्य कि वह हिडन ड्रैगन सूची में 20वें स्थान पर था, इसने उसे मानव नंबर 1 गुप्त दायरे में एक योग्य राजा बना दिया। हालांकि ये कियान और येज़ुकोंग ने भी सेलेस्टियल बीइंग दायरे में प्रवेश किया था, उन्होंने मानव नंबर 1 गुप्त दायरे के राजा के रूप में येज़िवेन की स्थिति को चुनौती नहीं दी। ये कियान का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। कई लोगों की नज़रों में उसके और येज़िवेन के बीच अच्छे संबंध थे। कई लोगों ने दुर्भावनापूर्वक यह अनुमान भी लगाया कि उन दोनों के बीच अस्पष्ट संबंध थे। नहीं तो ये कियान इतनी बार ये शीवेन का बचाव क्यों करता? जब यह अटकल पहली बार सामने आई तो इसने ये कियान का पीछा करने वालों में से कई को भी रुला दिया। उनके लिए यह नीले रंग से बोल्ट की तरह था। उन्होंने एक चाल भी नहीं चली थी और ये शीवेन पहले ही उसे ले जा चुकी थी। यहाँ तक मानव नंबर 1 गुप्त दायरे में दिव्य प्राणी क्षेत्र के स्वामी भी येज़िवेन से असंतुष्ट थे। लेकिन अब जैसे जैसे येज़िवेन की ताकत अधिक से अधिक अत्याचारी होती जा रही है और ये परिवार को कई बार झकझोरने के बाद हर कोई धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार करने लगा। येज़ुकोंग, जिसे मूल रूप से येज़िवेन का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना जाता था और बहुत से लोगों ने सोचा था कि वह येज़िवेन को आसानी से कुचल सकता है, उसका गुप्त साम्राज्य के राजा के रूप में येज़िवेन की स्थिति को चुनौती देने का कोई इरादा नहीं था। वह दिन भर तपस्वी की तरह अभ्यास करता रहा, और यह ठीक इसी वजह से था कि सभी की राय में जिन 2 लोगों में येज़िवेन को चुनौती देने की योग्यता थी, वे उदासीन थे। सभी ने इस विचार को भी छोड़ दिया और धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि येज़िवेन मानव गुप्त क्षेत्र नंबर 1 का स्वामी था। अप्रत्याशित रूप से, प्रिंस जिन और प्रिंस यू एक के बाद एक बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आए और दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया। यह पूरे ये कबीले के लिए बहुत बड़ी बात थी। येज़िवेन, ये कियान और येज़ुकोंग के प्रकट होने से पहले प्रिंस जिन और प्रिंस यू सुर्खियों में थे। हालांकि वे उस समय मानव गुप्त क्षेत्र में सबसे मजबूत नहीं हो सकते थे, लेकिन वे युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ थे। येज़िवेन के साथ संघर्ष के साथ मिलकर वे लगभग सभी का ध्यान आकर्षित करने लगे। बहुत से लोग यह भी जानते थे कि लुओ सिटी शाखा परिवार को अचानक दानव क्षेत्र चैनल में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच इस तरह के फ्यूज के साथ वे शांति से सह अस्तित्व कैसे कर सकते थे? और जब येज़िवेन की आकृति मानव गुप्त दायरे में दिखाई दी तो पूरे गुप्त क्षेत्र में हलचल मच गई। असंख्य अत्याचारी दिव्य इंद्रियां बह गईं। हर कोई एक शीवेन को देख रहा था, या देखने के लिए कि वह क्या करेगा। येज़िवेन, क्या तुम ठीक हो? येज़िवेन के ह्यूमन सीक्रेट दायरे में आने के बाद उसके सामने ये कियान की आकृति भी दिखाई दी। येज़िवेन ने ये कियान के जेड जैसे सुंदर चेहरे को देखा और मुस्कराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। यह सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जीने से थक गए हैं। मुझे अपनी मदद करने दें, ये कियान ने कहा। बस इसी वाक्य से उसने अपनी मंशा जाहिर कर दी। चाहे किसी भी तरह के दुश्मन हो, वह उसके साथ मिलकर उनका सामना करने को तैयार थी। कोई ज़रूरत नहीं है, यह केवल कुछ सड़ी हुई मछलियाँ और झींगे हैं। उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। मुर्गे को मारने के लिए कसाई के चाकू का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। येज़िवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह ये कियान के अच्छे इरादों को कैसे नहीं जान सकता था। ये कियान अब जहाँ थी वहाँ तक करने में सक्षम थी। स्वाभाविक रूप से उसके पीछे एक बड़ी ताकत थी। उसे डर था कि एक शीवेन को नुकसान होगा। अगर वह भी इस मामले में हस्तक्षेप करती है तो ये जेनमो को सतर्क रहना होगा, चाहे कुछ भी हो। हालांकि वह नहीं चाहते थे कि ये कियान इस मामले में शामिल हो। 10,000 लोग आए और मैं अकेला चला गया। ये कियान एक पल के लिए चुप रही, फिर सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि एक शीवेन वास्तव में गुस्से में है। हाँ, इस तरह से निपटा जा रहा है। अगर यह मैं होता तो मैं भी गुस्से से जल रहा होता। दुर्भाग्य से, क्योंकि येज़िवेन की ताकत बहुत तेजी से सुधर रही है, साथ ही वह एक जीनियस है जिस पर परिवार के उच्च अधिकारी ध्यान देते हैं, उससे निपटना बहुत मुश्किल है। इस मामले में लोगों से निपटना बेहतर है। उसके चारों ओर असंख्य दिव्य संवेदनाएं एकाग्र होने लगीं। इस समय कुछ आंकड़े उछल गए। यह हुओ यी, वू पेंगजू और येज़ुकोंग के अलावा कोई नहीं था। येज़िवेन की वापसी की खबर जानने के बाद वे तुरंत गुप्त क्षेत्र छोड़कर भाग गए। येज़िवेन, क्या आपको हमारी मदद की ज़रूरत है? बस इतना कहिए, जब तक आप पूछेंगे हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। हुओ यी ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया और कहा, हालांकि मैंने आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन मैं कर सकता हूं। अभी भी आपको कुछ छोटे फ्राइज का ख्याल रखने में मदद करता है। इस समय, हालांकि हुओ यी और अन्य लोगों ने आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था,
विंड किंग ग्रह पर अनुभव के बाद उनकी आभा पहले से नाटकीय रूप से बदल गई थी। ऐसा कहा जा सकता है कि दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करना केवल कुछ ही समय की बात थी। अधिक से अधिक यह अगले 1 या 2 वर्षों में होगा। इस गति को धीमा नहीं माना जाता था। यह केवल यही कहा जा सकता था कि ये ज़िविन, ये कियान और ये ज़ुकोंग बहुत ही असामान्य थे। यह सही है, मैं प्रिंस जिन और प्रिंस यू के तरीकों को भी हेय दृष्टि से देखता हूं। उनकी मूल दबंग शैली पहले से ही कष्टप्रद है और अब वे ऐसे घृणित तरीकों का उपयोग भी कर रहे हैं। जब तक आप शब्द कहते हैं, हम बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ेंगे। ये लानशान अब भी हमेशा की तरह स्पष्टवादी थी। वह इस तरह की बातों से बहुत घृणा करती थी। वो पेंगजू ने बात नहीं की, लेकिन उनका भी यही इरादा था। नहीं तो वह आगे न बढ़ पाता। अब जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने पहले ही अपने और प्रिंस जिन और प्रिंस यू के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी थी। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, वे सिर्फ मुर्गियां और कुत्ते हैं। तू ज़ुकोंग ने कहा, उसकी आंखें चमक रही हैं। पिछली बार ये शिवेन ने व्यक्तिगत रूप से अपने रिट्रीट को कवर किया था, यह भी उसके लिए एक बड़ा झटका था। जब से वह छोटा था तब से किसी ने उसके लिए इतना कुछ नहीं किया था। वह युवावस्था से ही एक तपस्वी की तरह लगातार खेती कर रहा था। वह अपने हृदय में बहुत घमंडी था क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था और उसी पीढ़ी के लोग उसके साथ संगति करने के योग्य नहीं थे। ये ज़िवेन उसे हराने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन वह पहले व्यक्ति भी थे जो अपनी वापसी को कवर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। इस समय वह सीधे खड़े हुए और येशिवेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। सभी का समर्थन देखकर येशिवेन ने अचानक अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की। हालांकि उन्होंने उन्हें इस मामले में शामिल नहीं करने का फैसला पहले ही कर लिया था। तो उन्होंने तुरंत कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस मामले को मुझ पर छोड़ दें। जैसा कि आपने कहा, यह सिर्फ एक मुर्गी और एक आवारा कुत्ता है। परमेश्वर के पुत्र, तुम्हें कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ज़ुकोंग मुस्कुराया। अगर ये शब्द दूसरों के द्वारा कहे गए होते तो ये ज़ुकोंग बिल्कुल परवाह नहीं करता। हालांकि ये शब्द ये ज़िवेन द्वारा कहे गए थे, इसलिए उसके दिल का वजन स्वाभाविक रूप से अलग था। ये सभी हमारे ह्यूमन सीक्रेट दायरे के शीर्ष पावरहाउस हैं। अब वे वास्तव में ये ज़िवेन का समर्थन करने के लिए खड़े हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने हमारे ह्यूमन सीक्रेट दायरे में आने के बाद से थोड़े समय में ही इस तरह के नेटवर्क का विस्तार कर लिया है, जिससे इन अभिमानी प्रतिभाओं का कहना है कि वे उसके लिए लड़ने को तैयार हैं। हाँ, मुझे डर है कि येशिवेन इतना आसान नहीं है। अब उन्होंने इतने लोगों का समर्थन जुटा लिया है। ये सभी लोग ईश्वर के इष्ट हैं। उनमें से किसके पास उनके पीछे एक विशाल का समर्थन नहीं है? यहाँ तक ये जेन मो को भी इन लोगों के रवैये पर विचार करना होगा। हाँ, यह मामला ही समस्याग्रस्त है। मुझे भी लगता है कि ऐसा करना उचित नहीं है। यहाँ तक अगर आपका येशिवेन के साथ कोई विवाद है तो बस उसके लिए जाएं। आपको इस तरह के घृणित तरीके का उपयोग क्यों करना पड़ रहा है? यह केवल आपकी हैसियत को कम करेगा। ह्यूमन सीक्रेट दायरे में हर कोई गुप्त रूप से अवाक था। तो ज़िवेन का नेटवर्क इस हद तक फैल गया था। उन्हें अभी भी स्पष्ट रूप से कुछ साल पहले की स्थिति याद थी जब येशिवेन सभी दिशाओं में लड़ने के लिए आई थी। उस समय उसका लगभग कोई दोस्त नहीं था और बहुत से लोग उसके स्वर्ग के नंबर 1 गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से बहुत असंतुष्ट थे। ये ज़िवेन भीड़ से बाहर निकले और सीधे मानव गुप्त क्षेत्र संख्या 3 और संख्या 4 के लिए उड़ान भरी। सौभाग्य से पहले 10 मानव गुप्त क्षेत्र एक क्षेत्र में एकत्र हुए थे, इसलिए खोजने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी उन्हें। ये ज़िवेन ने ह्यूमन सीक्रेट एरिया नंबर 3 के ऊपर से उड़ान भरी और बिना किसी आरक्षण के अपनी अत्याचारी आभा को जारी किया, तुरंत ह्यूमन सीक्रेट एरिया नंबर 3 पर कब्जा कर लिया। प्रिंस जिन, यहाँ से निकल जाओ। ये ज़िवेन की दहाड़ ने सीधे तौर पर पूरे ह्यूमन सीक्रेट एरिया नंबर 3 को हिला दिया। गठन के संरक्षण के साथ भी गठन अभी भी हिंसक रूप से हिल रहा था। यदि आप बाहर नहीं निकलते हैं तो इस जगह को टुकड़े टुकड़े करने के लिए मुझे दोष न दें। हालांकि मानव गुप्त क्षेत्र में गुप्त क्षेत्र के गठन को आकाशीय क्षेत्र के स्वामी के हमलों को रोकने में सक्षम होने के लिए कहा गया था, चाहे वह किसी भी प्रकार का गठन हो। यह वास्तव में दिव्य क्षेत्र के स्वामी के अंधाधुंध हमलों को रोक नहीं सकता था। क्या उसने सोचा था कि वह सिर्फ गठन में छिपकर ठीक रहेगा? वह बहुत भोला था। बेशक संरचना पर हमला करने पर निश्चित रूप से परिवार द्वारा दंडित किया जाएगा, लेकिन ये ज़िवेन, जो पहले से ही चरम पर गुस्से में था, इसकी परवाह नहीं कर सकता था। आप ये ज़िवेन हैं। इस समय येशिवेन के पीछे से थोड़ी संदिग्ध लेकिन कुछ ठंडी आवाज आई। ये ज़िवेन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी उम्र 20 साल के बीच का एक आदमी था जो शानदार लबादा पहने हुए था और उसका चेहरा जेड जैसा था। इस समय वो येशिवेन को घूर रहा था। हाँ, मैं हूँ। क्या आप प्रिंस जिन या प्रिंस यू हैं? यह सही है, मैं हूँ। क्या आप प्रिंस जिन या प्रिंस यू हैं? येशिवेन ने उस व्यक्ति की ओर देखा और पूछा। मैं प्रिंस यू हूँ, युवक ने उपहास करते हुए कहा। वह पहले ही दानव क्षेत्र चैनल पर जा चुका है, इसलिए आपको उसे बाहर बुलाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।
अंदर केवल कुछ छोटी छोटी फ्राइज बची हैं। क्यों, क्या आप छोटे फ्राइज में रुचि रखते हैं? येज़िवेन ने हंसते हुए पूछा। क्या मेरे चाचा और तीसरे चाचा को दानव क्षेत्र चैनल में स्थानांतरित करने का विचार आपका था? यह मेरा विचार था। प्रिंस युआनजिन उन्हें सीधे मारना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें सीधे मारना व्यर्थ है। हा, जैसे एक बिल्ली को खाने से पहले चूहे के साथ खेलना पड़ता है। प्रिंस यू के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। मैंने इस दौरान आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। कैसा है? क्या आप शक्तिहीन महसूस करते हैं? यह सामूहिकता की शक्ति है, व्यवस्था की शक्ति है। उनके शब्दों में दोनों के बिल्कुल अलग व्यक्तित्व झलकते थे। प्रिंस जिन स्पष्ट रूप से अधिक चिड़चिड़े थे, जबकि प्रिंस यू अधिक ठंडे थे। तो मैं आपको बता दूं, हर समय नहीं, तंत्र की शक्ति काम आती है। उदाहरण के लिए, अभी। येज़िवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैं आकाशीय क्षेत्र का विशेषज्ञ हूं। आपको क्या लगता है कि आप मेरे सामने इतने अभिमानी हैं? प्रिंस यू चिल्लाया और अपने हाथों को लहराया। अचानक हजारों उड़ने वाली तलवारें उड़ गईं। उड़ने वाली तलवारों में से प्रत्येक चमकदार रोशनी के साथ खिल उठी। एक लंबी तलवार की नदी बन गई जो तुरंत येज़िवेन की ओर बढ़ी। मैं तुम्हें आकाशीय क्षेत्र के साधन दिखाता हूं। आकाशीय क्षेत्र? क्या बड़ी बात है। मुझे अब मारना भी पसंद नहीं है। येज़िवेन चिल्लाया। आज मैं तुम्हारा ताओवादी दिल तोड़ दूंगा और तुम्हें हमारे बीच की खाई को देखने दूंगा। तंत्र कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे खिलाफ जाने की कभी हिम्मत न करें। येज़िवेन के हाथ में तलवार के इरादे से संघनित एक लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार की रोशनी सैकड़ों फीट तक चली और सीधे लंबी तलवार की नदी की ओर जा गिरी। बूम! एक जोरदार गर्जना के साथ पूरी लंबी नदी मौके पर ही एक विशाल खाई में धंस गई। फिर उसके हाथ में तलवार का प्रकाश मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह टूट गया। जहां कहीं भी येज़िवेन गुजरा, प्रिंस यू की उड़ती हुई तलवारें मौके पर ही बिखर गईं। तलवार की रोशनी हवा के साथ फैलती गई और तुरंत प्रिंस यू के चेहरे की ओर बढ़ते हुए सैकड़ों फीट लंबी हो गई। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? राजकुमार यू बेहद हैरान था और बार बार पीछे हट गया। हालांकि येज़िवेन की तलवार की रोशनी उसकी कल्पना से भी तेज हो गई थी। हुश! तलवार प्रकाश सीधे उसके शरीर में घुस गया। प्रिंस यू समय रहते तलवार की रोशनी से बचने में कामयाब रहे, लेकिन येज़िवेन की तलवार की रोशनी ने अभी भी कुछ खून की धुंध को कम कर दिया। अगले ही पल प्रिंस जेड 10 मील से अधिक दूर दिखाई दिया। उसने येज़िवेन की ओर ठंडी निगाहों से देखा। उसके कंधे पर खून का धब्बा था जो असामान्य रूप से दिखाई दे रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी तेजी से भागा, फिर भी जब वह गार्ड से पकड़ा गया तो उसे येज़िवेन की तलवार की रोशनी से काट दिया गया। अगर वह थोड़ा धीमा होता तो उसका हाथ भी कट जाता। उसकी आंखें झिलमिला उठीं। उसने येज़िवेन के बारे में पहले भी कुछ अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उसने उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। किसे पता था कि अपनी पिछली लापरवाही की वजह से उसे इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। आज मैं तुम्हें अपने किए के लिए भुगतान करूंगा, येज़िवेन जोर से चिल्लाए। फिर तलवार की रोशनी हवा के खिलाफ उठी और आसमान में कई हजार फीट तक उड़ गई। तभी जोर की आवाज के साथ नीचे गिर गया। मौत को प्रणाम! प्रिंस जेड गुस्से से दहाड़े और सीधे हमला कर दिया। वह दोनों हाथों से आगे बढ़ा और अचानक एक विशाल जेड जैसी पर्वत श्रृंखला सीधे नीचे कुचलते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बिना किसी चेतावनी के इस हरिताश्म पर्वत ने एक भयानक खतरा प्रकट किया जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। बूम! तलवार प्रकाश और जेड पर्वत में भीषण टक्कर हुई। यह ऐसा था जैसे दो दिव्य वस्तुएं आकाश में एक गतिरोध में बंद हो गई हों। एक पल के लिए भी किसी ने दूसरे को रास्ता नहीं दिया। इतना शक्तिशाली! इस येज़िवेन के पास इतने शक्तिशाली साधन हैं। उन सभी ने कहा कि उसने विंड किंग प्लैनेट पर वांग कबीले के आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला। अब ऐसा लगता है कि यह लगभग सच है। वह पहले से ही इतना भयानक है जब वह दिव्य क्षेत्र में केवल आधा कदम है। यदि वह दिव्य क्षेत्र में कदम रखता है तो वह कितना शक्तिशाली होगा? क्या वह तुरंत 5 महापुरुषों का मुकाबला नहीं कर पाएगा? उद्धरण चिन्ह। दोनों के बीच के टकराव ने सीधे तौर पर अनगिनत लोगों की चर्चाओं को आकर्षित किया, खासकर जब से यह पहली बार था जब येज़िवेन ने मानव गुप्त दायरे में दिव्य क्षेत्र की युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था। आकाशीय क्षेत्र के इस तरह के टकराव को पृथ्वी गुप्त दायरे में ज्यादा नहीं माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ मानव गुप्त दायरे में यह पहले से ही एक ऐसा दृश्य था जो 100 वर्षों में शायद ही कभी देखा गया हो। क्योंकि आमतौर पर आकाशीय क्षेत्र में कदम रखने के बाद वे पृथ्वी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और शायद ही कभी वे मानव गुप्त क्षेत्र में रहेंगे। इसके अलावा आमतौर पर बोलना केवल एक व्यक्ति के लिए 1 दर्जन वर्षों या यहाँ तक कुछ दशकों में दिव्य क्षेत्र में कदम रखना बहुत सामान्य था। आकाशीय क्षेत्र के 2 से अधिक विशेषज्ञों को एकत्रित करना बहुत कठिन था। दिव्य क्षेत्र के 5 विशेषज्ञों को एक साथ मानव गुप्त क्षेत्र में एकत्रित होते देखना और भी दुर्लभ था। इसके अलावा दोनों के बीच टकराव ने पृथ्वी गुप्त क्षेत्र के विशेषज्ञों का ध्यान भी आकर्षित किया। 1 दर्जन से अधिक अत्यंत अत्याचारी दैवीय इंद्रियां बह गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे भीतर की लड़ाई की जांच कर रही हैं।
उनके लिए आकाशीय क्षेत्र में आधे कदम की एक सामान्य लड़ाई उनके ध्यान के लायक नहीं हो सकती है, लेकिन दिव्य क्षेत्र से जुड़ी लड़ाई उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। मैं आपको बता दूंगा कि मुझे क्राउन प्रिंस जेड क्यों कहा जाता है। क्राउन प्रिंस जेड ने उपहास किया, अपना मुंह खोला और एक हरी तलवार की रोशनी सीधे निकल गई। यह एक चौंकाने वाली तलवार की आभा थी जिसे उन्होंने दुनिया में जेड एसेंस इकट्ठा करने के बाद परिष्कृत किया। इस हमले के तहत एक आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ भी मौके पर ही मारा जाएगा। वह पहले से ही हेवन टियर का विशेषज्ञ था। मार्शल कलाकार जो इस स्तर तक पहुंच चुके थे, उनके बारे में कहा जा सकता है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गए हैं। यह ठीक इसी वजह से था कि सभी मार्शल आर्ट उनके हाथों में अपनी मूल चालों की भयानक शक्ति को पार करते हुए महान शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। मूल रूप से यह एक आश्चर्यजनक हमले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तलवार की तकनीक नहीं थी। उसके पास किस तरह की हैसियत और ताकत थी? उसे एक आश्चर्यजनक हमले की आवश्यकता क्यों होगी? हालांकि उसने येकशिवेन के साथ लड़ाई में एक आश्चर्यजनक हमला करने का फैसला किया। इसका कारण और कोई नहीं था, क्योंकि वह वास्तव में उस खतरे को महसूस कर रहा था जो येकशिवेन ने उसे दिया था। वह जानता था कि भले ही वह सामान्य तरीकों से येकशिवेन को हरा सकता है, लेकिन वह थोड़े समय में येकशिवेन को मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसे में अगर वह जीत भी जाते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। चाहे उसकी प्रतिष्ठा अच्छी हो या न हो, उसे इसकी तनिक भी परवाह नहीं थी। विजेता को दोष नहीं दिया जाएगा। डांग जोर की गर्जना के साथ उसकी जेद तलवार एक विशाल देग पर खड़ी थी। यह 8 खजाने वाला स्वर्ग और पृथ्वी कालड्रॉन का स्वत संरक्षण था। आपने वास्तव में प्राकृतिक धर्मग्रंथ का अभ्यास किया है, और यहाँ तक स्वर्ग क्षेत्र के एक साधारण प्रथम आकाश विशेषज्ञ का भी आप आसानी से सिर काट सकते हैं, लेकिन यह मेरे खिलाफ आपकी साजिश का आधार नहीं है। यदि आपके पास केवल इस स्तर की ताकत है तो तुम आज बच नहीं पाओगे। तू जिवेन ने उपहास किया और चिल्लाया। क्राउन प्रिंस जेड अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे। भले ही वह दिव्य क्षेत्र में अभी अभी आया था, वह पहले से ही उसी क्षेत्र के अधिकांश विशेषज्ञों से ऊपर था। आकाशीय क्षेत्र के पहले स्तर पर किसी विशेषज्ञ को आसानी से मारना निश्चित रूप से कोई मजाक नहीं था। इसकी तुलना तब भी की जा सकती थी जब येकशिवेन ने अभी अभी अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कदम रखा था। अद्भुत! ये दोनों कितने अद्भुत हैं! ये दोनों हमारे ये कबीले की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी खेती बहुत भयानक है। हालांकि यह क्राउन प्रिंस जेड अहंकारी है, लेकिन उसके पास अहंकारी होने की ताकत है। जब हमने दिव्य क्षेत्र में कदम रखा था तो निश्चित रूप से हमारे पास इस प्रकार की शक्ति नहीं थी, लेकिन वह आधा कदम दिव्य क्षेत्र का लड़का और भी आश्चर्यजनक है। इस तरह का एक आश्चर्यजनक हमला भी उसे नहीं मार सका। यह बहुत डरावना है। इस तरह की ताकत बस चौंकाने वाली है। यदि वह दिव्य क्षेत्र में कदम रखता है तो क्या वह तुरंत स्वर्ग गुप्त क्षेत्र के मानक और शक्ति तक नहीं पहुंच जाएगा? क्या यह अभी भी आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र के व्यक्ति की युद्ध शक्ति है? लेकिन यह गलत नहीं हो सकता। मैंने इसे गलत नहीं देखा। उसने दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रखा है और वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ बिल्कुल भी विलय नहीं कर सकता है। अन्यथा यह क्राउन प्रिंस जेड शायद एक ही चाल में हार जाएगा। लेकिन अब ज्यादा फर्क नहीं है। यह अफसोस की बात है कि क्राउन प्रिंस जेड जैसा एक घमंडी व्यक्ति येजिवेन के हाथों में पड़ने वाला है। धमाकों के उस आदान प्रदान ने न केवल मानव गुप्त क्षेत्र के विशेषज्ञों को झटका दिया, बल्कि पृथ्वी गुप्त क्षेत्र के कुछ दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी झटका लगा, जो चिंतित थे। उनमें से कुछ दिव्य लोक के अत्यधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी थे, लेकिन नियमों के मुताबिक पृथ्वी गुप्त दायरे के सदस्य होने के नाते वे वापस नहीं जा सकते थे। इस तरह निरीक्षण करने के लिए उनकी मौलिक भावना का उपयोग करना पहले से ही सीमा थी। वे वापस नहीं जा सकते थे और अपनी आंखों से देख सकते थे। बेशक सबसे ज्यादा हैरान दूसरों को नहीं, बल्कि क्राउन प्रिंस जेड को हुआ। उसका हृदय सुनामी के समान था। उसके दिल में वास्तव में येकशिवेन की ताकत के प्रति डर था। शुरुआत में उसने येकशिवेन की उपलब्धियों की परवाह नहीं की। वह कभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि असली लड़ाई के बाद येकशिवेन इतना भयानक होगा। उसका आश्चर्यजनक हमला येकशिवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सका। उसका वास्तविक बल कितना भयानक था! सौभाग्य से उसने दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, अन्यथा क्या उसके पास अभी भी कोई रास्ता होगा? सौभाग्य से उसने दिव्य अस्तित्व के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है और वह दुनिया के साथ एक का उपयोग नहीं कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति बड़ा होता है तो वह एक आपदा होगा। हमें उसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए। प्रिंस जेड की आंखें उग्रता से चमक उठीं और वह कोशिश करने के लिए उत्सुक दिखे। उसने भविष्य में येकशिवेन को मारने में सक्षम होने की सभी उम्मीद खो दी थी। वह पहले से ही अच्छी तरह जानता था कि येकशिवेन कितना भयानक था। जब उसने भविष्य में दिव्य क्षेत्र में कदम रखा तो उसके लिए खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हालांकि वह भी प्रगति कर रहा था, फिर भी वह कैसे अंतर नहीं कर सकता था कि अर्धचरण दिव्य क्षेत्र या दिव्य क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा था।
आसमान में गतिरोध जारी रहा। प्रिंस यू का जेड माउंटेन भी एक कीमती खजाना था जो माउंट ताई से भारी था। इस समय यह ऐसा था मानो पूरी पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से धराशायी हो गई हो। ये जिवेन की दिव्य शक्ति और भी अद्भुत थी। अत्याचारी शरीर की महान उपलब्धि के साथ वह तुरंत पहाड़ों और नदियों को खींच सकता था। हाँ, राजकुमार यू ने एक लंबी दहाड़ निकाली और उसका शरीर बेहोश होकर पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया। मनुष्य और प्रकृति की एकता। वह वास्तव में आकाश में विलीन हो गया। यह कुछ ऐसा था जिसे केवल वे लोग ही वास्तव में कर सकते थे जो स्वर्ग के क्षेत्र में पहुंच चुके थे। वे भी जो स्वर्ग के क्षेत्र में आधा कदम थे, वे भी ऐसा नहीं कर सके। इसके अलावा स्वर्ग और मनुष्य की एकता को प्राप्त करना कुछ ऐसा नहीं था जिसमें किसी भी समय प्रवेश किया जा सके। उन योद्धाओं के लिए जो स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर चुके थे, यहाँ तक कि स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में प्रवेश करने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता थी। स्वर्ग की एकता की स्थिति में प्रवेश करने और युद्ध में मनुष्य के स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का उल्लेख नहीं है। प्रिंस जेड निश्चित रूप से अपने नाम पर खरे उतरे। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में प्रवेश करने से स्वाभाविक रूप से उसकी युद्ध शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। ये जिवेन महसूस कर सकते थे कि जब उन्होंने स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में प्रवेश किया तो उनकी आभा एक पायदान ऊपर उठ गई। पूरा डोमेन बिखर गया और पूरी तरह से येक शिवेन को घेर लिया। अब मैं आपको बता दूंगा कि स्वर्ग लोक का सच्चा साधन पूरी दुनिया के सामने कुछ भी नहीं है। प्रिंस जेड बुरी तरह हंसे। वो येक शिवेन की बातों से पूरी तरह से आग बबूला हो गया। ये जिवेन के सिर के ऊपर जेड पर्वत बड़ा और बड़ा होने लगा। यह हवा के खिलाफ बह गया और नीचे गिर गया। हम्फ, येक शिवेन ने ठंडी सांस ली। उसका शरीर आगे की ओर उड़ गया और एक उग्र कृपाण आभा के साथ सीधे फिसल गया। बूम! पूरा आकाश आग के समुद्र में डूब गया था। जेड पर्वत को सीधे आग लगा दी गई थी। हुश! प्रिंस जेड ने तुरंत एक उड़ने वाली तलवार उगली जो उसके हाथ में आ गई। उसने तुरंत तलवार प्रकाश से भरे आकाश को काट डाला। एक पल में दबाव पहाड़ जैसा था। यह पहले से कई गुना अधिक अत्याचारी था। उसके चारों ओर स्वर्गीयताओं के कई नियम प्रकट हुए। स्वर्ग श्रेणी के एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने कुछ भी गुप्त नहीं था। ये जिवेन के हाथ में एक कैंची दिखाई दी। उसने ठंडेपन से कहा, तो क्या हुआ यदि तुम स्वर्गलोक में हो? आज मैं आपको बता दूं कि आपके और मेरे बीच पहले से ही इतना फासला है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक अगर तुम स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में प्रवेश करते हो तो यह बेकार है। दरअसल जब उन्होंने स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में प्रवेश किया तो उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। हालांकि उसने कितना भी सुधार किया हो, वह अभी भी स्वर्ग क्षेत्र के पहले स्तर पर था। जब तक वो इस दायरे में था, वो येक शिवेन का विरोधी नहीं हो सकता था। इस क्षेत्र में वह पहले से ही अजेय था। हुश! एक चौंका देने वाला कृपाण प्रकाश पूरे आकाश में कौंध गया, जिससे एक कृपाण छाया बन गई जो सैकड़ों फीट लंबी थी। यह आकाश को पार कर गया और सीधे तलवार की रोशनी से टकरा गया। इस चौंकाने वाली कृपाण रोशनी को देखकर प्रिंस जेड की अभिव्यक्ति बदल गई। ऐसे दबाव के सामने वह कैसे चौंक नहीं सकता था। पहले की तुलना में ये जिवेन की ताकत एक पायदान अधिक थी। दूसरे शब्दों में, येक शिवेन ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वह हैरान और गुस्से में था। निश्चित रूप से, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ये जिवेन की ब्लेड लाइट विशाल आकाश में फैल गई और तुरंत नीचे गिर गई, उसकी सभी तलवार की रोशनी को कुचल दिया और फिर उसकी ओर जमकर कटा। कारा! लगभग एक ही पल में उसे ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी ढह रहे हैं। एक हिंसक शक्ति ने उस पर दबाव डाला जिससे उसका पूरा शरीर फड़फड़ाने लगा और उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। यहाँ तक अगर वह स्वर्ग के पहले स्वर्ग के क्षेत्र का विशेषज्ञ भी होता तो उसके लिए इतना बड़ा झटका देना असंभव होता। पलक झपकते ही एक जेड जायंट उसके शरीर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बाहें फैला दी और उसकी रक्षा की। बूम! भयानक कृपाण प्रकाश जेड जायंट के शरीर में फिसल गया। जेड जायंट की फैली हुई भुजाएं वास्तव में इंच दर इंच चटकने लगीं। यह कैसे संभव है? इतना शक्तिशाली जेड जायंट के संरक्षण में भी प्रिंस जेड अभी भी अपने शरीर पर कहर बरपाते हुए हिंसक कृपाण प्रकाश को महसूस कर सकता था। यहाँ तक अगर यह सिर्फ परिणाम था, तब भी यह एक आधे कदम के स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ को मार सकता था। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वास्तव में इतना भयानक आधा कदम वाला स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ था। इस समय आखिरकार उसे पता चल गया था कि येक शिवेन किस पर भरोसा कर रही थी। उसी समय वह अंत में जानता था कि छिपे हुए ड्रैगन सूची में ये जिवेन की रैंकिंग एक अवांछित प्रतिष्ठा नहीं थी। क्या यह सब तुम कर सकते हो, प्रिंस जेड? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। क्या ये कबीले की युवा पीढ़ी के पिछले शीर्ष विशेषज्ञ केवल इसी स्तर पर हैं? ये जिवेन की ठंडी आवाज़ उसके दिमाग में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह कौंध गई। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे उत्तेजित करने के क्या परिणाम होते हैं। मजबूत, बहुत मजबूत। आकाशीय क्षेत्र में आधा कदम एक योद्धा वास्तव में इस हद तक मजबूत है।
यह कल्पना करना कठिन है कि प्रिंस जेड की ताकत के साथ भी वह पूरी तरह से नुकसान में है। यह बस चौंकाने वाला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं सपना देख रहा हूँ। ये शिवेन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? विशेष रूप से कुछ नए लोग जो अभी अभी ह्यूमन सीक्रेट दायरे में शामिल हुए थे, वे ये शिवेन की शक्ति को बिल्कुल नहीं जानते थे। इस समय जब उन्होंने स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ येजिवेन को स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ प्रिंस जेड की हत्या करते और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करते हुए देखा, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जो लोग और भी अधिक भयभीत थे वे बूढ़े लोग थे, क्योंकि उन्होंने पाया कि कुछ साल पहले की तुलना में येशिवेन की ताकत सिर्फ थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी थी। यह बस कई गुना की वृद्धि थी। हर कोई उबल रहा था, यहाँ तक पृथ्वी गुप्त क्षेत्र के विशेषज्ञ भी कोई अपवाद नहीं थे। हालांकि प्रिंस जेड की आंखों में जानलेवा इरादा और भी ठंडा हो गया। जानलेवा इरादा विस्मयकारी था और येशिवेन को मारने का उसका इरादा और भी दृढ़ हो गया। ये जिवेन बहुत खतरनाक थी। ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता था, अन्यथा उनका गोल्डन जेड मंडप पूरी तरह से येशिवेन के हाथों में दब सकता है। ये सिवेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी बुद्धि खत्म हो गई है? मैं तुम्हें देखने दूंगी कि दिव्य जेड वास्तविक शरीर क्या है। प्रिंस जेड, जो येजिवेन के कृपाण आभा के दबाव में सांस लेने में असमर्थ थे, ऐसा लगता था कि उन्होंने किसी गुप्त तकनीक को सक्रिय कर दिया है। उनका पूरा शरीर जेड जैसे रंग की परत से ढका होने लगा। उनका पूरा व्यक्तित्व जेड की मूर्ति जैसा लग रहा था। चारों ओर झकझोर देने वाला भयानक जेड रंग का ज्वार सभी दिशाओं में बह गया। एक पल में एक बड़ा हाथ मौके पर पहुंच गया और येजिवेन की कृपाण आभा को पकड़ लिया। मेरे लिए तोड़ो! प्रिंस जेड ने जोर से दहाड़ लगाई। उसने वास्तव में येजिवेन की कृपाण आभा को पकड़ लिया और उसे अपने नंगे हाथों से नष्ट कर दिया। येशिवेन दंग रह गई। यह राजकुमार जेड जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक अत्याचारी और उससे निपटना कठिन था। क्या डिवाइन जेड ट्रू बॉडी? यह सब बेकार है। मेरे सामने यह एक गोज के लायक भी नहीं है। येजिवेन के शरीर पर एक कांस्य रंग उभर आया। यह अत्याचारी शरीर था जो स्वतः प्रकट हो गया था। कांस्य रंग ने येजिवेन को बुद्ध जैसा बना दिया। आकाश से प्रकाश की किरणें निकली और वह शानदार ढंग से चमक उठा। इस आभा से सारी दुनिया का पतन होने वाला था। मेरे लिए सीधे तोड़ो! तू जिवेन दहाड़ा और सीधे अपनी उंगली उठाए। स्काई शेकिंग तकनीक। पूरा शून्य पागलपन से कांप उठा और टुकड़े टुकड़े होकर ढह गया। यह ऐसा था मानो कोई बड़ा परिवर्तन हुआ हो जिसने आकाश को झकझोर कर रख दिया हो। यह क्या चाल है? यह इतना भयानक क्यों है? कोई बेहद हैरान था। येजिवेन ने सीधे प्रिंस जेड के शरीर पर अपनी उंगली उठाई। बूम! एक गगनभेदी विस्फोट के साथ एक अतुलनीय भयानक उन्माद सभी दिशाओं में फैल गया। प्रिंस जेड के डिवाइन जेड रियल बॉडी ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू नहीं किया था और दरारें दिखाई देने लगी थीं। बूम बूम बूम! राजकुमार जेड का जेड जैसा शरीर टुकड़े टुकड़े करने लगा। असंभव! राजकुमार जेड अविश्वास में चिल्लाया। वह निराशा में था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस तरह की ताकत दिखाई। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में येशिवेन की निचली रेखा को नहीं समझ सकता। येजिवेन की ताकत हमेशा 1000 गुना, उसकी कल्पना से 10,000 गुना अधिक भयानक थी। कुछ भी असंभव नहीं है। येशिवेन ने उपहास किया और एक कदम आगे बढ़ाया। फिर उसने अपना बड़ा हाथ घुमाया और अपने बड़े मुंह पर थप्पड़ मारा। थप्पड़! एक बहुत जोर का थप्पड़ पड़ा और प्रिंस जेड को सीधे उड़ा दिया गया। उसके पूरे सिर में वास्तव में दरारों के निशान थे, जैसे कि जेड उत्पाद पर वास्तव में दरारें हों। देखना डरावना था। हालांकि येजिवेन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने फिर से प्रिंस जेड का पीछा किया, उसे सीधे मौके पर ही पकड़ लिया और उसे एक और बड़ा थप्पड़ जड़ दिया। बूम बूम बूम! येजिवेन का बड़ा हाथ सोने और पत्थर जैसा था और प्रिंस जेड का शरीर और भी जेड जैसा था। इस समय जब येजिवेन ने उसे पकड़ा तो उस स्थान पर सोने और लोहे के टकराने की आवाज आई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को छूने की? तुम सुअर और कुत्ते! यह थप्पड़ गोल्डन जेड पवेलियन को पहले मेरा पीछा करने देने का बदला है। जब भी येजिवेन दहाड़ता उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्रिंस जेड के सिर पर दरारें दिखाई देने लगीं और यह बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। येशिवेन के थप्पड़ से वह लगभग हक्का बक्का रह गया था। किसी ने कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी और इसने उसे लगभग पागल कर दिया था। येशिवेन, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? अन्यथा मैं तुम्हें अपने पूरे जीवन के लिए पछताऊंगा। प्रिंस जेड की आंखों में घृणा भरी हुई थी। मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। येजिवेन ने उपहास किया और तुरंत उसे हवा में ऊपर फेंक दिया। फिर उसने राजकुमार जेड को सीधे लात मारी। स्वोश! राजकुमार जेड को तोप के गोले की तरह सीधे मौके पर उड़ा दिया गया और फिर उसने जोर से मारा। चौथे गुप्त क्षेत्र में भयानक टक्कर की आवाज आई। एक छोटा मशरूम बादल ऊपर उठा और अनगिनत आंगन एक ही बार में नष्ट हो गए। येजिवेन, मेरी मार्शल आर्ट को अपंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
प्रिंस जेड की चौंकाने वाली चीख चौथे गुप्त दायरे से आई। जिन लोगों ने इसे सुना उनके लिए आंसू बहाना वाकई दिल दहला देने वाला था। आपके मार्शल आर्ट के बारे में क्या बड़ी बात है, मैं इसे अपन क्यों नहीं कर सकता, ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। चारों ओर ठंडी हवा में सांस लेने की आवाज आ रही थी। उन्होंने वास्तव में ऐसा करने का साहस किया। उसने वास्तव में ऐसा करने का साहस किया। हर कोई थोड़ा अवाक रह गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह मामला अंत में इस हद तक बढ़ जाएगा, खासकर सबके सामने। उसने वास्तव में प्रिंस जेड की मार्शल आर्ट को पंगु बना दिया था। यह बस दुस्साहसी था। असल में प्रिंस जेड की पहचान क्या थी? वो ये जेन मो का गर्वित शिष्य था। साधारण लोगों के पास उसे देखने की योग्यता भी नहीं थी, लेकिन वह वास्तव में अपनी मार्शल आर्ट से अपंग था। उनके लिए ये जिवेन निस्संदेह उनके दिलों में आकाश को भेद गया। इतना शातिर दिल, इतनी कम उम्र में आप वास्तव में इतने निर्दयी हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको जिंदा छोड़ा जा सकता है, नहीं तो भविष्य में तुम संकट बन जाओगे।